चलो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं ना। तो 61 क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पता है कि सीधा सीधा कौन स्टैटिक का क्वेश्चन आपके है ना। कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। ये तो जिसने भी लक्ष्मीकांत या पॉलिटी कोई भी बुक पढ़ी है, एक ही बार पढ़ी है, वो भी इजीली बता देगा। डी जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस बेस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में यदि विचार करें तो देखो, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया। बिल्कुल। जो इसका कोर था वो यही था, जो फेडरेशन बनाने की बात कही थी। तो ये तो इसका सबसे वो प्रमुख प्रावधान था, आपको भी पता है। तो ये तो सही होगा ही। अब दूसरा आप देखो, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल कहने का मतलब है कि जो स्टेट थे, प्रोविंस थे, उनके अधीन रखा गया था। तो आपको जैसे कि ब्रिटिश सरकार का नेचर पता था, ये पता है। तो उनका नेचर सत्ता का क्या था, विकेंद्रीकरण था या केंद्रीकरण करना। सेंट्रलाइजेशन था ना। तो उस बेस पे आप दूसरे को फिर सही करोगे या गलत। दूसरा वैसे भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये सीधी सी बात है। ये तो आपको बताओ, रक्षा और विदेश संबंधी मामले वर्तमान में भी आप देख सकते हो कौन सी सूची के विषय है ये। संघ सूची के विषय है ये। तो सोचो उस टाइम तो फिर स्टेट को, राज्यों को कैसे मिल सकता था ये। तो दूसरा वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। 63 है जैसे देखो, नाटककार भास। अब देखो, जिसके मतलब के साहित्य वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर निकालना बहुत मुश्किल है। या जैसे कि आप नॉर्मल ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हो आर्ट एंड लिटरेचर का, और इतना डीप में पढ़ने का मैं भी नहीं बोलता कि आप यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आप हर जो नाटककार है, जो हर जो काव्य लिखे हुए हैं, सबके रट के जाओ। ये तो बहुत स्पेसिफिक वैसे पूछा है क्वेश्चन। जैसे मेरा तो अब संस्कृत साहित्य बैकग्राउंड है, इसलिए चारों का भी नहीं। जैसे नाटककार भास का एक स्वप्न वासव दत्ता वगैरह, वो नाटक मैंने भी पढ़े हुए हैं। इसके अलावा मुझे इतना पता है कि भास ने 13 नाटक लिखे हैं। लेकिन मध्यम व्यायोग वगैरह ये तो कॉलेज टाइम में मैंने पढ़ा, नाम पढ़ा होगा, लेकिन अभी तो मुझे भी याद नहीं था। तो आप तो जैसे कि अब नॉर्मली आर्ट एंड कल्चर के जो है वो टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ तो इसका जिक्र बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस बेस पे तो हम कह सकते हैं इसको छोड़ सकते हैं हम। लेकिन जो अदर जो है हमारे ऑप्शन है, उसके आधार पे हम क्या 50-50 तक जरूर पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो काव्य अलंकार। अब इसमें बात किस पे कही है, नाटककार भास, यानी सीधी बात है कि किस चीज की बात कराओ, नाटक की, है ना। जबकि यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है, काव्य अलंकार, यानी कि अलंकार की बात चल रही है ना, काव्य अलंकार। तो इसके आधार पर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है नाट्य शास्त्र। ये क्या है, अब जैसे मैथ मैथ तो करता ही है, जैसे नाटक और नाट्य शास्त्र। लेकिन जिसने भी थोड़ा सा भी इस टॉपिक को पढ़ा है ना, खास करके जो भारत की जो नाट्य परंपरा है उसके बारे में, तो सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं कि भारत में भरत मुनि है, उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी ना। भरत मुनि, तो उनका नाट्य शास्त्र उनकी क्या है, एक शास्त्रीय पुस्तक है नाटक पे। तो नाट्य शास्त्र वो है, तो वो तो सबने ये पढ़ा ही होगा। उसके आधार पे हम दूसरे को भी डिलीट कर देंगे। तीसरे को जैसे कि वो है एकदम क्या है, लेस नोन, यानी बहुत कम आप जानते हो इसके बारे में। इस पे आप सीधा सीधा खुद से कुछ नहीं कह सकते कि ये सही है गलत है। लेकिन जैसे ही चौथे पे आते हो, जैसे डी, तो आप नॉर्मली तो नहीं, लेकिन अब मैंने बताया ना इस टॉपिक को, इस चैप्टर को थोड़ा सा यदि डिटेल में पढ़ा है, तब आप इस चीज को भी पहचान जाओगे। जो महाभाष्य जो किसका फेमस है, बता सकते हो आप कोई। हेलो। अब अपना जो माइक के बीच में अनम्यूट कर सकते हो, थोड़ा बोलते रहो ताकि थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव रहे अपना सेशन, है ना। तो ये क्या है, पतंजलि का है ना, महाभाष्य पतंजलि का फेमस है। तो यहाँ पर आपने मिस्टेक की भी है तो भी इनको थोड़ा सा याद रख सकते हो, बाई चांस आगे कभी काम आ जाइए।
ठीक है। तो दो को आप नाम के अब उसके आधार पर निकाल दो तो भी 50-50 में जरूर आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% आंसर सही आ ही जाएगा, कोई वो जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना स्कोप था 50-50 का। और उसमें भी अब नाटक का पूछा तो महाभाष्य यदि थोड़ा सा भी आपने कहीं सुना है तो आपको इंट्यूशन हो जाएगा यार कि महाभाष्य तो कहीं ना कहीं व्याकरण के बारे में है, तो नाटक तो नहीं है ये। तो वहां से आंसर आ सकता है। 64 अब। इसमें जैसे संघभूति, अब आपने नाम शायद नहीं पढ़ा होगा या मैं इतना ज्यादा नहीं सुना होगा इसके बारे में। तो इसका है कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे। ये आप देखो कि आपने बुद्ध वाले टॉपिक को बहुत ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा ना, तब तो ये आपको याद रह सकता है। और नॉर्मली तो ये हर किसी जो उसमें जैसे बुक है उसमें इतना मिलता ही नहीं है। जैसे नितिन सिंघानिया है, उनमें इतना इनका जिक्र नहीं मिलता है। एक दो बार कहीं जिक्र आ भी गया तो अपन क्या उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे विशुद्धि मग्गो है, इनमें से एक ऑप्शन को तो मैं काट सकता हूँ, क्योंकि विशुद्धि मग्गो ये किसका है, अश्वघोष का है। क्या नाम है उनका? अश्वघोष नहीं, एक ऐसा कुछ उनका नाम है ना, विशुद्धि मग्गो के जो वो है रचयिता। लेकिन इतना मुझे याद है कि ये संघ भूति का नहीं है। इस एक को तो डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन और तीन ऑप्शन है उनमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैं इस जो क्वेश्चन है इसको स्किप करना सही समझूंगा। आपको यदि इसमें कोई आपने पढ़ा हुआ है तब तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें ट्रिक विक कुछ लगती हो। तो थोड़ा सा ये मैं कह सकता हूँ कि ये डिटेलिंग वाला क्वेश्चन है। सब बहुत ज्यादा परेशान भी करता है सर, मतलब ये टेंशन बढ़ गई, कभी सोना देखा भी नहीं, आ जा रहा है काफी आपके सारा आप हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब जा नहीं सकते। नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। या तो आपने जो ब्लूटूथ या वगैरह कुछ लगा रखा होगा, हेडफोन वगैरह। मैं कह रहा हूँ यही सब हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये कभी न लगता, कभी सुनना है, न कभी पढ़ा, न कभी देखा है, तो हाँ ये तो सब। इनमें मैंने कहा था ना, इनमें यदि ऐसे कोई ट्रिक लग रही है तब तो ठीक है, वरना फिर जबरदस्ती मत करो, फिर छोड़ ही दो। जैसे हमने यहाँ इसमें निकालने की कोशिश करी ना ऑप्शन में, तो जैसे हम वेल नोन जो चीज़ है वह विशुद्ध मग्ग वाली है, उसको तो दो तीन जगह उसमें पढ़ते हैं अपन, आर्ट एंड कल्चर वाली नितिन सिंघानिया मान लो उसमें। तो इस एक को तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास तीन ऑप्शन है, तो फिर मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि जो भी मैं लगाऊंगा फिर लगभग चांस है कि वो गलत ही होगा, इसमें कोई तुक्का लगाऊंगा तो हाँ, आप एक और ऑप्शन का काट सकते हो। भाई मान लो कि आपको ललित विस्तर या सर्वास्तिवाद इनमें से किसी एक का पता है ना, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो। फिर दो ऑप्शन बचते हैं। अब दो का आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन फिर भी उसमें एक पे आप वहाँ क्या कि रिस्क ले सकते हो, वरना इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है। और अभी आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, आप बोलो तो वैसे ही रखा करो। अब देखो, यूनेस्को वापस फिर आ गया। 62 में क्या था? क्या? हेलो। 62। इसमें शायद सी है मेरे हिसाब से। अभी मैं एग्जैक्ट, 62। अभी 64 ना? 62। 62, 62 में ए है ना, उसमें ए है। 63 में सी है। और 64 में एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सी और डी में से अभी मैं थोड़ा सा। सी है। हाँ, सी है। सी है ना। हाँ, चलो फिर इसका हो गया। तो अब आप देखो यूनेस्को वाला वापिस आ गया। तो जैसे हम PYQ लगाने का क्या पर्पज है अपना, तो हम कहते हैं ना कि ट्रेंड समझना। तो वो कौन सा ट्रेंड है, एक टॉपिक्स का भी एक ट्रेंड समझना होता है इसमें। आप देख लो लास्ट जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके आए ना, आप देखो जो भारत सरकार अधिनियम वाला है 1935, ये आप देखोगे 4-5 साल के क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो आप देखोगे ये जो भारत सरकार अधिनियम है ना 1909, 1919, 1935, और ये कहीं ना कहीं इनसे एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी से। तो इसका मतलब कि आप ये जो एक्ट जो है ना गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले, खास करके जो 1857 की क्रांति के बाद जो उसमें बदलाव हुए थे वो सब, तो उनको आप अच्छे से करना है। उसकी
और वो भी अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि पूरी डिटेल में जाके करना है। अब आप उसका नेचर समझना है कि उसका पर्पज क्या था। पहली बात तो उस लाने का क्या, कौन सी सिचुएशन रही थी, उसका पर्पज क्या था, और उसमें क्या क्या अच्छी चीजें थी और उसकी आलोचना क्यों हुई थी। यदि ये चीज आपके माइंड में उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी ना, उस जैसे कितना वो पॉजिटिव था कितना नेगेटिव था, तो फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही वो चीज समझ में आ जाएगी। जैसे पहला था कि फेडरेशन के लिए था, तो इतना आपको पता है तो पहले से सही हो जाएगा। दूसरा इसलिए आप गलत कर दो कि आपको पता है कि उसने क्या कि स्टेट को इतनी भी पावर नहीं दी थी, जो रक्षा और विदेश संबंधी मामले, ये तो स्टेट क्या, ये सेंटर को भी नहीं दी थी, ये तो जो गवर्नर जनरल था वाइसराय उसने खुद रखी थी अपने पास, इसलिए इसकी आलोचना भी खूब हुई थी। तो उससे हम ये समझ सकते हैं। अब ये साहित्य वाला है, तो इसमें मतलब कि आप देख सकते हो साहित्य, जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें साहित्य से संबंधित कितनी चीजें आ रही है। 63वां डायरेक्ट साहित्य का ही एक पार्ट है। 64वें भी सीधा सीधा पूछा है जो बौद्ध साहित्य है। या आप एक चीज देख सकते हो, बौद्ध नृत्य जो है, सॉरी, ये क्या नाम है, बौद्ध धर्म जो है ना, इससे आप टॉपिक देख सकते हो। एक तो कल ही हमने सॉल्व किया था, उसमें एक आया था ना, जो बुद्ध के जो 3 नाम थे उसमें 2 सही थे, वो आया था। और यहाँ पर भी वापस बौद्ध भिक्षु का जिक्र है। और हर साल आप देखोगे कि बुद्ध के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। इसका क्या मतलब है कि धर्म वाला टॉपिक है उसमें आप जैन और बौद्ध धर्म है उसको सबसे ज्यादा करोगे। ऐसे आप बुक में आप देखोगे कि सभी धर्मों के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है, लेकिन पीवाईक्यू में आके देखते हो कि वो सब करना ही नहीं है। यूपीएससी पूछी बार बार ये 2 ही चीजें रहे, जैन और बौद्ध, उसमें भी बुद्ध को, जैसे बुद्ध के अलग अलग आयामों से क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी उसका साहित्य पूछ लिया, कभी बुद्ध का जैसे दर्शन पूछ लिया, कभी उसका साहित्य पूछ लिया, कभी इसका विस्तार पूछ लिया, यानी कि बुद्ध के जाने के बाद इसका मतलब कि क्या इसकी क्या सिचुएशन रही बौद्ध धर्म की, वो सब चीजें। एक आप देखो कल हमने सोल्व किया था ये यूनेस्को वाला, 60 नंबर था, और अब वापिस हमारे पास 65 नंबर में भी 65 भी वही यूनेस्को वाला ही आ गया। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई इन संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो अब देखो उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल। अब एक तो इसमें आपको क्या जरूरी है, करंट प्लस थोड़ा सा पढ़ते टाइम भी आपको अवेयरनेस या अलर्ट रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसने एक चीज डाली है और जल्दबाजी में उसको मिस कर देते हैं। अब जिसने सोचो यूनेस्को की जो पूरी लिस्ट रट रखी है, वो क्या करेगा, जैसे ही 4 नाम पढ़ेगा फटाफट सही कर दिया, हाँ ये तो है ये तो है ये तो है, फिर सीधा जाके डी करके आगे बढ़ जाएगा जल्दबाजी में। लेकिन ये लाइन हुई भी थी, मेरे साथ वाले कुछ दोस्त थे और उनकी ये मिस्टेक हुई थी, हम बाद में सॉल्व करे थे तब उन्होंने सोल्व करते टाइम वापस जो हम देख रहे तब उन्होंने देखा अच्छा कि ये लाइन भी थी इसमें, हमने इस पे तो ध्यान नहीं दे दिया। ये कई बार हो जाता है जल्दबाजी में। तो एक एक शब्द पे ध्यान रखा करो आप, कहीं भी यूपीएससी उसमें आपको क्या उलझा सकता है। तो जैसे हम कल ही देखते हैं यूनेस्को का ये जैसे क्वेश्चन था, इसमें कहाँ उलझाया था इसने, यूनेस्को की नवीनतम समावेश जो सबसे लास्ट में जो जोड़ी गई वो, और यहाँ जोड़ दिया 2023। अब ये मई में पेपर था, मई 2024 में। अब यदि मान लो कि फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में कोई जोड़ी गई है, वो भी इसमें शामिल कर देता, तो अपन जल्दबाजी में उसको भी मान लेते कि हाँ ये तो अभी ताज़ा ही करी है, ये तो है ही। लेकिन इसने 2023 स्पेसिफिक कर दिया, उसको डिलीट भी करना था। तो इसका आंसर 2 है ना, केवल 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। तो संसद की शक्तियां पूछी है, तो सीधी सी बात है, परिवर्तन परिवर्तन निरसन, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। यदि संसद के पास जो 2/3 मेजोरिटी है, पूर्ण बहुमत है यदि, तो फिर संसद तो पूरे संविधान को क्या है, चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इतनी पावरफुल है यदि उसके पास जो मेजोरिटी है वो पूरी है। तब उसमें चेंज भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, रद्द भी कर सकती है। तो वो डी।
67वां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप स्वास्थ्य का मतलब क्या है? क्या परिवर्तन। इंग्लिश में देख लो ना आप इनको। एडिशन, ऐड करना, जोड़ना। वेरिएशन यानी थोड़ा चेंज करना। और रिपील यानी कि निरसन, पूरा हटाना या वो नए तरीके से लाना, कुछ भी मान लो उसको निरसन करना ना। उस चीज पे आप, मैं तो ये देखो ना कि संसद की निम्नलिखित में से किन के द्वारा संविधान की उपबंध में संशोधन कर सकती है। 368 के अनुसार संशोधन पूछ रही है कि संसद की शक्ति किस हद तक है। तो आप इतना सोचो कि एक कल्पना करो कि जो 545 सीट में से 400 सीट, 500 सीट एक सरकार के पास है, तो वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जो 368 है, वो किसी भी, जो कोई भी संशोधन है, उसकी जो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया वो क्या है। एक तो जो टू थर्ड मेजोरिटी, और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति है ना। बस ये यदि किसी भी गवर्नमेंट को मिल जाते हैं संसद में, वो क्या नाम, संविधान में कुछ भी कर सकती है फिर तो इसमें सर तीनों ही ये आ जाएंगे। टॉपिक क्या ये तो उस टॉपिक इसमें कोई ट्रिक तो सर नहीं लगे। आपकी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप हेडफोन वगैरह लगा रखा तो आप उसको हटा के बोलिए। हम सब ये तो स्टैटिक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक तो ऐसा हाँ, काम करना चाहिए। स्टैटिक है ये तो। इसमें क्या, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है उसमें अपने। संसद का यदि टॉपिक पढ़ा आपने, या 368 अनुच्छेद 368 उसको पढ़ा है, तो उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि उसकी क्या क्या शक्ति है। तो अब देखो 67 जो क्वेश्चन है ना, ये आप यदि जो क्या नाम ज्योग्राफी का टॉपिक है, जनसंख्या वाला, डेमोग्राफी वाला, उसको यदि थोड़ा सा ठीक से पढ़ते हो, या आपने जो सोसाइटी का है मेंस के लिए, आपने यदि सोसाइटी भी पढ़ी हुई है, तो वहां भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ जाता है। जियोग्राफी वाले उसमें आ जाता है। और आईआर में भी, जैसे आईआर और इकोनॉमी, इनमें भी कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र आ जाता है, जो अलग अलग देशों के बारे में। तो अब इसमें आप क्वेश्चन देखो पहले तो ऑप्शन पढ़ने से कि किन देशों का, उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो ये आपको मतलब कि यहाँ पर वर्ड समझ में नहीं आ रहे हो, तो एक बार आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, जैसे वहां था ना वो परिवर्तन, उसकी तरह। तो इसने क्या बोला है, लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन यानी कि वृद्ध होती जनसंख्या, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में कमी, ये किन देशों को संदर्भित करती है। तो आप एक कॉमन सेंस के साथ सोच के बताओ कि जैसे देशों के नाम दे रखे हैं, तो जो उपयुक्त जो विशेषताएं बताई है, ये कौन से देशों पर लागू हो सकती है। विकसित, विकासशील, या अविकसित देश। आपने डेवलप्ड विकसित देश। कंट्री। ज्योग्राफी का डेमोग्राफिक जो डेमोग्राफी वाला वो टॉपिक है, वो यदि पढ़ा है, या इकोनॉमी में भी आप इस ये चीजें पढ़ते हैं, विकसित और विकासशील देशों के बारे में, और वो चीजें उनकी विशेषता वगैरह। तो आप बताओ इनमें जो ये किन को संदर्भित करता है ये विशेषताएं। विकसित डेवलप्ड कंट्री। क्या, डेवलप्ड ना, जैसे तो विकसित देशों करता है। तो अब इटली, आपको पता है कौन सा देश है विकसित। जापान विकसित। नाइजीरिया बताओ विकसित है, विकासशील है, या और कुछ है। विकासशील। गरीब। नाइजीरिया को अभी जब सिचुएशन है विकासशील भी मेरे हिसाब से नहीं है वो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह और बहुत सारी उसमें शायद इतना वो नहीं है अभी भी। तो वो अविकसित और विकासशील उस चरण में ही है ये। तो विकसित तो कहीं से भी नहीं है। तो आप पढ़ते ही काट दोगे मुझे लगता है। तीसरे को तो कोई शायद ही कोई सही मानेगा। आप में से कोई है क्या जिसने तीसरे को सही किया हो। नहीं सर। अफ्रीकी देश है वैसे भी, तो अफ्रीका में तो एक भी देश विकसित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका है, वो भी क्या विकासशील है। तो अब जैसे ही तीसरे को काटते हो, फिर आप ऑप्शन में जाओगे, तो बी आपका कट जाएगा, और आपका कौन सा कट जाएगा, डी। अब मान लो कि दक्षिण कोरिया भी आपको वैसे पता ही है, जापान और दक्षिण कोरिया ये तो विकसित में ही आता है। तो फिर आपके पास ऑप्शन वैसे भी आ ही जाता आंसर तो।
लेकिन अब जैसे अब ऑप्शन आपके पास ए और सी में से एक दो चार, और सी है दो चार, तो पांच तो अपने आप ही कट ही जाता है क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। अब आपको दोनों में चुनने के लिए एक और बचा, कौन सा? इटली। इटली को यदि इसके में शामिल करते हो तब तो ऑप्शन आता है ए, और इसके बाहर करते हो तब आता है सी। लेकिन अब आप देखते हो कि इटली जो है ना, ये पूरी विशेषताएं है वो सबसे ज्यादा इटली पर ही लागू होती है। आप करंट वगैरह में थोड़े से भी एक्टिव हो इन चीजों में, तो आप ऑब्वियसली इस चीज के बारे में तो जरूर सुनोगे। खास करके जो यूरोपीय देशों में है ना, ये जनसंख्या के घटने की सिचुएशन जो है वो खा इटली में ही ज्यादा आ रही है फिलहाल। वहाँ तो जो जनसंख्या दर है वो माइनस में जा रही है, और कोविड के टाइम में ये और ज्यादा चर्चा में आई थी। तो इटली को तो आप गलत कर ही नहीं सकते। इटली यदि सही होती है तो सीधा सीधा आंसर है ए। ये तो मतलब आधे मिनट में आंसर है इसका आ जाएगा, आप आधा लगेगा भी नहीं, पढ़ते ही आप इसको पहचान लोगे। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें देखो यूपीएससी ने यहाँ थोड़ा सा ट्रैप किया था, फंसाया है स्टूडेंट्स को। एक तो हमने कल पढ़ा था, जैसे कहीं फैक्ट वगैरह या डाटा देता है उसमें क्या रहता है, चांस रहता है गलत होने का ना। डाटा या कोई नंबर देता है तो ना, थोड़ा पर सा ये सर क्वालिटी में लागू नहीं होता क्या। ज्यादा। क्वालिटी वाले सब्जेक्ट में हमें लागू हो जाती है। जैसे इसमें भी जैसे दिया है ना, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और ये आगे और आएगा उसमें भी दिया है अनुच्छेद वगैरह के बारे में, वो लगभग सही है उस आधार पे तो। लेकिन अपन नॉर्मली एक चीज और है, अपन जो धन विधेयक है ना, उसको हम किस रूप में पढ़ते हैं? अनुच्छेद कौन सा? 110 के रूप में ही पढ़ते हैं। धन विधेयक की परिभाषा वगैरह या इसमें क्या क्या शामिल होता है वो सब चीजें। तो लक्ष्मीकांत में जैसे 109 का जिक्र अपन कहीं नहीं देखते हैं, 110 का ही पढ़ते हैं। तो अपन वहां पर यदि ये दिमाग लगाते हैं कि यार यूपीएससी यहाँ पर अपने को फंसाने की कोशिश कर रहा है, 110 की बजाय 109 दे रहा है, तो उस चक्कर में तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और मैंने तो किया था, इसको गलती किया था कि हाँ यूपीएससी ये थोड़ा सा उलझा रहा है, तो माइंड में इतना ज्यादा 110 इतना ज्यादा वो बैठा हुआ है ना। अपन मेंस में भी धन विधेयक पे कोई आता है तो उसे इंट्रो विंट्रो सब 110 से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे लगता है कि 109 तक तो कोई और ही टॉपिक होगा, 110 से ही स्टार्ट हो रहा है ये, इसलिए उसका हम पढ़ते हैं तो उस आधार पे। और कई लोगों ने इसको गलत किया था, तो इससे भी पूरा आंसर वैसे गलत हो गया। जिसने इसको सही माना फिर आगे वो आंसर सही कर लेगा, और वैसे भी आगे का तो पूरा का पूरा क्या है, स्टेटिक या फैक्चुअल ही है, आपको पता होना ही चाहिए वो तो। जैसे धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, तो इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। क्यों करना होगा भाई? लोकसभा की ये क्या है? विभेदक शक्ति है ना, डिफरेंशिएटेड, यानी कि उसकी क्या बोलते हैं उसको, विशेष शक्ति है। पूरी एक विशेषाधिकार है लोकसभा को इस पे, है ना, धन विधेयक पे। तो राज्यसभा उसने ऊपर ही बोल दिया कि केवल सुझाव दे सकती है परिवर्तन वगैरह के लिए, उसके अलावा उसके पास कोई शक्ति नहीं है। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो चौथे को तो काट ही दोगे आप। चौथे को डिलीट किया तो एक ही कटा, लेकिन बाकी के वही है। अब एक ऑप्शन बचता है आपके पास, एक को यदि आप गलत मानते हो तब तो आप बी करोगे, और आप उसको सही मानते हो फिर आपका आंसर सी आ जाएगा। वैसे पॉलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो, तो आप देख लेना कि लगभग जो आपकी बुक है सर खास। आंसर बी है ना? सर आंसर बी है यार, आपने सी कर दिया। सी है इसका आंसर, 68 का सी है। एक इसमें पर एक भी, पहला भी इसमें सही है। सर जो कैसे? धन विधेयक के बारे में जो मोस्टली चीजें 110 में ही है, लेकिन 109 में भी उसके बारे में जिक्र है। ओके सर। 109 वही तो मैं कह रहा हूँ। अपन जो ऊपर ऊपर से जो पढ़ते हैं 110 के बारे में ही पढ़ा है हमने, 109 का अपने को पता हाँ नहीं, सर। लेकिन उसमें भी धन विधेयक का जिक्र है, प्रक्रिया वगैरह उसमें है पहले, इसलिए वो मतलब सही है। सर जो मोस्ट ऑफ आर्टिकल है तो क्वालिटी में नहीं सही होती है। क्या?
जब की पॉलिटी में ये ऐसे अगर सपोज मान ली कि आर्टिकल से हाँ, जो आर्टिकल्स वाले रॉन्ग आ होगा रहे हैं ना जो ये, हमारी हाँ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, हाँ, ज्यादा प्रोविजन अप्लाई नहीं जो हो आ रहे सकता हैं पॉलिटी। बिल्कुल वो, हाँ, वो ज्यादा सही होने के इसमें वो है। ओके, अभी हम कौन सा है क्वेश्चन? 69। तो इसमें देखिए, जो 69 क्वेश्चन है ना, इसमें मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसमें कोई भी ट्रिक लग सकती है। इसको सही कर सकता है कौन? या तो जिसका आर्मी बैकग्राउंड रहा है, आर्मी बैकग्राउंड, या इसका कोई ज्यादा इस सेक्टर में कोई इंटरेस्ट है। और नॉर्मली आप इतना सुनते पढ़ते रहते हो, लेकिन इतना आप नहीं कर पाओगे। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों का पहली बात तो क्या है कि कंपैरिजन आपको वो है। और उसमें भी आप देख सकते हो, तीनों के कंपैरिजन में भी अब चार चार का बता दिया ना, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल। इनमें से आप दो तीन के बारे में जानते ही होंगे। जैसे आपको पता है कि ग्रुप कैप्टन का क्या रोल है, मतलब उसको, और क्या क्या उसकी भूमिका है, उसका कैसे सिलेक्शन होता है। लेकिन आप लेफ्टिनेंट कर्नल यानी थल सेना और नौसेना में उसके बराबर का एग्जैक्ट उसी रैंक रैंक का कौन सा ऑफिसर होता है, वो शायद नहीं पता हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें वो ट्रिक भी अपनी दो वाली भी नहीं लगती है कि चार में से दो हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो डी है। तो इसमें तो हमने बहुत ट्रिक लगाने की कोशिश की थी, इसमें कहीं कुछ नहीं बन रहा था। तो मुझे तो इनमें से किसी का भी नहीं पता था कि यार कौन किसके बराबर कौन सा है। बस नाम, इनमें से तीन चारों के नाम सुने हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, कमांडर वगैरह। लेकिन अब उनकी रेंज, वो रैंक क्या है, ये इतना नहीं पता होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो आप स्किप करना ही बेटर है। आप यदि कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके बारे में तो फिर कोई मतलब नहीं है। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया? तो इसे 2002 में बात कर रहे हैं संशोधन किया ना। तो आप पहले तो आपने जैसे बुक पढ़ी है, तो बुक में पूर्वोत्तर परिषद के बारे में जो 1971 का अधिनियम है उसके बारे में तो सबने पढ़ा है ना। तो उसके साथ एक चीज क्या पढ़ी है, मतलब कि जो ये परिषदें और भी जो परिषदें हैं, उनका हेड कौन होता है, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। HM, होम मिनिस्टर है ना। ये सबने ही पढ़ा है। और पूर्वोत्तर परिषद बनी थी, इसमें भी यही था कि इसका हेड जो है वो कौन है, होम मिनिस्टर। यानी 1971 में भी ये चीज निर्धारित हो गई थी कि होम मिनिस्टर इसका हेड होगा, यानी कि इसका सदस्य हो गया यदि हेड है तो सीधी बात है। तो अब 2002 में यदि शामिल कर रहे हैं संशोधन के बाद, तो HM तो हो नहीं सकता, वो तो पहले से ही है। अब जैसे ऑप्शन में जाते हो, अब देखो इसका चौथा ऑप्शन क्या, भारत का गृह मंत्री। पहले का आपको ठीक है नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी भी उसमें। 2002 के संशोधन के बारे में यदि कहीं एक दो लाइन में दिया भी हुआ है तो मेरा तो कभी ध्यान नहीं गया उस पर। मेरा तो खाली ये था कि यहाँ पूर्वोत्तर परिषद की इस प्रकार स्थापना हुई और इसका ये वो पर्पज है, इतना ही। दूसरे का ही नहीं, तीसरे का भी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन चौथे का अपने को पता है कि ये तो पहले से ही है यार, 2002 में तो नहीं किया। तो जैसे ही आप चौथे को डिलीट करते हो, आपका आंसर अपने आप ही ये आ जाता है बस। अब बताओ, इसमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत है क्या 70 जैसे क्वेश्चन में? ऐसा ये सब तो बढ़िया है, ये सब। क्या? ये सब तो मोस्टली होता है कि ये सही मतलब क्लू दे दिया था, मतलब यहाँ से ये पता हाँ, चले। बिल्कुल। अब देखो, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने पेरिस सीमन आयोग गठित किए गए हैं? अब ऐसे मतलब कि संख्या वाला या फैक्ट वाला क्वेश्चन यूपीएससी बहुत कम पूछता है, लेकिन ये बहुत वो है, क्या वेल नोन चीज है। जैसे परिसीमन आयोग के बारे में नॉर्मली अपन वो तो पढ़ते हैं कि ये कौन सी एक्ट के तहत बनता है, इसके क्या कार्य हैं, गठन इसका कैसे होता है। लेकिन इस पे इतना ध्यान नहीं जाता कि कितने बन चुके हैं अभी तक। तो मैंने तो इसको ये देखा कि
परिसीमन आयोग का गठन होने का प्रावधान क्या है? प्रत्येक जनसंख्या के बाद ही है ना, प्रत्येक जनसंख्या के बाद जो सीटें हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका वो पुनर्सीमांकन होगा, और इसके लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। मैंने सोचा यार 1951 में, जैसे संविधान बनने के बाद 1951 में जनगणना हुई, फिर 1961 में, 1971 में, तो तब तक तो ये बन ही रहा था। और परिसीमन आयोग का जो टॉपिक है, या जो आपका संसद का जो भी टॉपिक है ना, जो जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज और उनके बारे में जान है वो लिखा गया है, उसमें भी जिक्र है कि 1971 में जो सीटें थी वो कब तक के लिए जो है स्थायी कर दी गई थी? 2000, 2000 है या 2002 शायद, 2002 तक के लिए कर दी थी ना, क्योंकि 2001 में वापस जनगणना होनी थी, इसलिए। तो फिर परिसीमन आयोग की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1951 में एक बार बना, 61 में दो बार, 71 में तीन बार, और फिर 2001 तक तो जरूरत नहीं पड़ी, 2001 में जनगणना हुई, फिर वापस जरूरत पड़ी, तब वो चौथा हो गया। बस। अब अपने पास चार की तो संख्या आई गई कि हाँ ये चार बार तो इस टाइम हुआ ही है। अब इसके अलावा भी कभी हुआ है तो इसका अपने को मेट वो इस चक्कर में अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पांच बार भी यदि हुआ है, छह बार भी यदि हुआ है, वो अपने ऑप्शन में नहीं है, तो अपने को ज्यादा सोचना नहीं है। चार तो अपने पास सीधी सीधी संख्या आ ही रही है, 51, 61, 71 और 2001 वाला, और लास्ट जो मैक्सिमम इसमें आंसर है वो चार ही है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। अब आप कहोगे कि इतना ये अपन गिनती थोड़ी रखेंगे यार, वो आपने कम से कम दो बार भी यदि उसका बुक का रिवीजन किया है तो ये आपको ऐसे भी आ जाएगा। जो परिसीमन आयोग है ये कब कब गठन हुआ, और ये मोटी मोटी चीजें आपको ऐसे ही याद रह जाएगी, इसके प्रावधान क्या है, तो इसका आंसर फिर आप इजीली निकाल सकते हो। ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हो। संविधान की संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? अब ऐसे तो इसमें जो आरंभ में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, और उसके बाद अब कितनी जुड़ चुकी है, 22 हो चुकी है ना, तो 8 और जुड़ चुकी है। तो ये आपको पता है कि जो कौन कौन से संशोधन से और कौन कौन सी भाषा जुड़ी है। नॉर्मली अपन इतना याद नहीं रखते हैं उसमें, जो अपने भाषा वाला है उसको एक बार देख के फिर ऊपर से ऐसे ही निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ये जुड़ी है, और 22 भाषाएं ये है उसकी, एक बार वो हल्की नजरों से उसको देखते हैं, लेकिन इतना याद नहीं रखते। लेकिन एक चीज इसमें जरूर आप देखना, जो मैथिली है, मुझे लगता है ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो मैथिली जो है वो कि 1992 में तो नहीं जुड़ी थी, ये इन सबसे अलग है। इसका बाद में हुआ था, एक शायद 2002 के आसपास जुड़ी थी ना ये। और अब हिंदी हिंदी साहित्य, जैसे हिंदी मीडियम वाले होते ज्यादातर उनमें हिंदी साहित्य वाले होते हैं, तो उस आधार पे तो इसका आंसर और भी इजी हो जाता है। जो हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर है भाषा खंड, उसमें तो आता है जिक्र कि मैथिली को जोड़ने का कब जोड़ी गई, तो वो तो जिसको पता है वो तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट लगा देगा, सोचना ही नहीं है। और ये नहीं पता यदि, तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको इसमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। तुक्का मारने का फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपको ये क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। अब देखो 73 क्वेश्चन है ना, इसमें हम दो कंसेप्ट देखेंगे। अपने पहले जो बात करी थी ना, कौन से, एक तो वेल नोन और एक लेस नोन, यानी एक के बारे में हम अच्छा खासा जानते हैं और एक के बारे में बहुत लेस यानी बहुत कम जानते हैं ना। उसके आधार पे आप देखो, भारतीय जनसंघ, सब जानते हो आप इसके बारे में, सबने नाम सुना है। और वर्तमान में जैसे भाजपा है, तो उसके जैसे बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो भारतीय जनसंघ ही मिलता है। और उसके साथ नेता यदि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप इसको इजीली सही कर सकते हो, आपको इसमें कहीं वो नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार है वो भी इनको आदर्श के रूप में देखती है और कई योजनाओं में इनका नाम जोड़ती है, तो उस आधार पे इसको आप सही कर सकते हो। अब दूसरा देखो, आप सोशलिस्ट पार्टी है, इसमें आप एक्टिव होके थोड़ा बताना कि ये वेल नोन वाले में आती है या लेस नोन में।
जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो ठीक ठाक उसके बारे में पढ़ते हैं या इसको बहुत कम सुनते हैं? नहीं सर, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या? इसके बारे में पढ़ते तो है, सोशलिस्ट पार्टी की जो जेपी ने। बिल्कुल। जो तीन नाम है इनके बारे में हम अच्छा खासा पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। तो अपन पूरा इनको तो एग्जाम के जस्ट पास में तो इनको अलग से याद करके जाते हैं। कुछ ऐसी जो पार्टीज थी जो 1930 के दशक के बाद में क्या क्या इसमें कांग्रेस में क्या परिवर्तन हुए और उसमें हम देखते हैं ना। तो उसमें तीन नाम हमारे सामने आते हैं। सोशलिस्ट पार्टी में कौन आते हैं? एक तो जो आपने जयप्रकाश बताया नारायण। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, हम्म, और तीसरा कौन है? अच्छा, नारायण देव शायद है सर। आचार्य नरेंद्र देव, है ना? तो ये तीन नाम है, तो इसके आधार पे आप डायरेक्टली सी राजगोपालाचारी को तो काट सकते हो। और वैसे भी आप एक चीज और देखो, यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी का आपको यदि पर्पज पता है या इसका नेचर पता है तो भी आप काट सकते हो। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी वेल नोन है और सी राजगोपालाचारी ये भी वेल नोन है। इनके बारे में भी हम अच्छा खासा जानते हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी वो क्या थी, कांग्रेस में भी थोड़ी सी एक उदारपंथी कह सकते हैं हम। जो कांग्रेस में कुछ तो रूढ़िवादी तत्व थे और उनमें कुछ क्या कि नए मूल्यों को अपनाने वाले, या जो क्या नाम थे, मार्क्सिस्ट जो विचारधारा मार्क्सवादी, थी। क्या? मार्क्सवादी प्रवृत्ति के थे ये सब। हाँ, वो जो नए विचार हैं, उनको अपनाने वाले। तो उसमें सोशलिस्ट पार्टी थी। जबकि राजगोपालाचारी ये तो इस माने जाते हैं कंजर्वेटिव, है ना, रूढ़िवादी, उस ग्रुप में आते हैं ये तो ऐसे भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसको वैसे भी डिलीट कर सकते हो। और बताया आपने जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ देख करके चौथे में आचार्य नरेंद्र देव देख के क्या करें, रिप्लेस करने की शायद कोशिश की होगी। तो इस आधार पे चौथा भी अपना डिलीट हो जाता है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक लेस नोन नाम है, यानी कि आपने बहुत कम सुना है इसके बारे में, है ना, इस पार्टी के बारे में। और जगजीवन राम जैसे, तो इनके बारे में अब नाम सुना है थोड़ा सा, लेकिन इनका क्या योगदान रहा है इसके बारे में इतना ज़्यादा भी हमने नहीं सुना है। जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें आप देखते हो जैसे कि राजगोपालाचारी है, नरेंद्र देव, इनके बारे में ठीक ठाक हम पढ़ते हैं। लेकिन जगजीवन राम का जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उतना नाम ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो जैसे इनके बारे में कम सुनते हैं और ये पार्टी के बारे में भी कम सुना है, तो दोनों उस हिसाब से भी थोड़ा वो लग रहा है कि हाँ ये इनके हो सकती है फिर। तो इस आधार पे भी इसको सही मानते हैं, तो भी वो दो आता है, 2/4 वाले यहाँ कह सकते हैं। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। सबको ही पता है जो ग्राम पंचायत है वो भाग 9 में थी और ये 9 क में। तो ये वेल नोन फैक्ट है, आपात प्रबंध वाला ये पूरे फैक्ट है। इसमें आप कोई वो ट्रिक व्रिक की उम्मीद नहीं कर सकते। पॉलिटिक ही जो ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये तो आप यदि बुक का 3-4 बार रिवीजन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इनमें से जो 10 यदि क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं तो उनमें से 8 तो आपके सही होने ही चाहिए। इससे ज्यादा यदि गलत मतलब के गलत हो रहे हैं 2 क्वेश्चन 3 से ज्यादा, तो फिर आपको वापस अच्छा सा रिवीजन करने की जरूरत है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही सब्जेक्ट ऐसे हैं आपको जो प्रीलिम्स में जो आपका 80-90 वाला स्कोर है उससे ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट जैसे हैं, आईआर है, इनमें क्या कि वो 50-50 वाला रहता ही है कि सब क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। और जो हम अटेंड करते हैं उनमें भी कुछ गलत होने की संभावना रहती है और कुछ के ही सही। लेकिन ये जो सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें लगभग क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो इनमें आप अच्छे से पकड़ रखो। और हर साल देख लो डायरेक्ट बुक से आ रहे हैं। पॉलिटी जितने तो इजी क्वेश्चन मतलब कि और किसी सब्जेक्ट से आते ही नहीं है जितना ये जो बुक से आते हैं ना वैसे। अब अगला भी देख सकते हो आप, जैसे 75 है भारत के संविधान के अनुसार, वही संविधान की वापस डायरेक्ट बात कर रहा है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के विषय हैं। तो अब यहाँ पहले ही देख सकते हो अंतर्राज्यीय बात हो रही है। अंतर्राज्य यानी कि
दो या अधिक राज्य है ना, दो या अधिक राज्यों की बात हो रही है। और जबकि राज्य सूची का विषय क्या होता है, स्टेट स्पेसिफिक होता है। यदि दो से या दो से अधिक स्टेट की बात आ जाती है तो वो फिर कौन सी सूची का चला जाता है, या तो समवर्ती या फिर संघ। तो ये एक राज्य विषय है, तो इसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अंतरराज्यीय, अब यहाँ व्यापार था, यहाँ प्रवासन, लेकिन कंसेप्ट तो वही लागू हो रहा है ऊपर वाला ही। तो राज्य सूची के अधीन राज्य विषय ये भी नहीं होगा। अब अंतरराज्यीय, वही दो राज्यों के बीच, यहाँ व्यापार, यहाँ प्रवासन, यहाँ है संगरोध। अंतर्राज्यीय संगरोध सेम कंसेप्ट लागू होता है, दो से अधिक राज्य यदि है तो संघ का मामला आ जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इसने संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, यहाँ पर यह कंसेप्ट लागू होता है। और अब डी तो वेल नोन फैक्ट है, निगम कर है वो, आपको ही पता है कि ये कौन सा है, सेंटर का, है ना। क्योंकि बजट हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं सरकार कहाँ कहाँ से रुपए कमाती है। उसमें आप देख सकते हो जो टैक्स है, टैक्स में जो इनकम टैक्स है, उसके बाद गवर्नमेंट की जो इनकम सबसे ज्यादा फिर और कहाँ से होती है, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर से ही होती है। तो वो सेंटर का ही सब्जेक्ट है ना। तो डी गलत हो जाएगा, बस्ता ही सी है। ये 76, ये तो यूपीएससी का वो बन गया है, कुछ ज्यादा ही फेवरेट आर्टिकल बन गया है, डायरेक्ट ही पूछता है। 77वां है, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीनों सेवा प्रधानों, सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, इसमें आप देखना थोड़ा सा। अब इसको अब वही सही कर सकता है जिसने सीडीएस के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ा है। जिसने सीडीएस को ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना, या सुना है खाली सीडीएस के बारे में कि हाँ सीडीएस ऐसा है कि जो तीनों सेनाओं, क्या क्या है कि तीनों सेनाओं के ऊपर एक पावर है, तीनों सेनाओं को ऐसे कंट्रोल करती है। तो अपने सीडीएस के बारे में नॉर्मली इतना ही सुना है ऊपर से। तो उस आधार पे यदि हम इसको देखेंगे तो दूसरे को भी हम सही कर देंगे, लेकिन जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेगा तो वो इसके पढ़ के जाएगा कि हाँ सीडीएस यार इतनी भी उसको पावर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। वो एक सलाहकारी ज्यादा है, या फिर एक क्या है कि कंट्रोलर नहीं, बल्कि क्या है ये कोऑर्डिनेटर ज्यादा है। एक कोऑर्डिनेशन का रोल इसका ज्यादा है, इसका पर्पज ही मैन यही है, तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन करना। तो सैन्य कमान है वो तो प्रेसिडेंट के पास है ना। तीनों सेनाओं सेवा प्रधानों पर सर्विस चीफ है, उनके तो सैन्य कमान जो है वो तो प्रेसिडेंट के पास है ना। और तीसरा वैसे भी आप देख सकते हो, रक्षा जो सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, ओबियसली भी हमने बात की, इसका जो नेचर कोऑर्डिनेटर है और रक्षा मंत्री है उसको एडवाइज करना ना, वो है। तो इस आधार पे क्या एक और तीन हो जाएगा, लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है तब मुझे लगता है ये तीनों भी सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन है 78, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। इसमें देखो, एक कुछ तो कहते हैं, जैसे मैंने देखा नहीं है लेकिन बाद में इस पेपर के बाद में बोल रहे कि थे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सीडीएस में भी आया था उस साल, जो सीडीएस का पेपर हुआ था ना उसमें भी आया था। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं, इसलिए कुछ जो टॉपर वो भी बोलते हैं कि यूपीएससी के जो एक दो साल के जो अदर पेपर है वो भी आप लगा सकते हो। तो आपको टाइम है तो वहां से यदि ये लगाते हो और एक दो क्वेश्चन वहां से यदि डायरेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है ये। और इसके अलावा हम यदि ट्रिक्स से देखें तब तो ऐसे कहने को हम ये कह सकते हैं कि देखो कि स्थानीय जन समुदाय के उत्थान की बात चल रही है, तो उत्थान तो इसमें दिख रहा है, सद्भावना में देखो ये सेंस आ रहा है वो। लेकिन वहां पर एग्जाम में हम देखेंगे ना तो इतना वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, वहाँ संकल्प भी तो हो सकता है, ऑपरेशन संकल्प है, यानी कि जन समुदाय के उत्थान का जो सेना ने संकल्प लिया है, ऐसा जोड़ ले हम। ऑपरेशन मैत्री यानी कि जन समुदाय के साथ जो है कि मित्रता वाला भाव वो बढ़ाना सेना के प्रति, और जनता के प्रति दोनों विश्वास बढ़ाना, उसमें ये भी हो सकता है। तो
कोई भी ऐसे उसमें अपने को लग सकता है। तो हर ऑप्शन पे आपको यदि ऐसा फील आ रहा है कि यार इनमें से ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, डी भी बन रहा है, फिर आप उसमें तुक्का मत लगाओ, उसको फिर आप क्या करो, स्किप कर दो। वहां फिर आपको कोई भी मतलब नहीं है, पता है तो ठीक है वरना छोड़ो। हालांकि जैसे ये इसने एक बार भी यदि मैथ्स दिया है वो तो इसको सही कर लेगा इजीली, क्योंकि मैथ्स में जो हम्म, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ना, उसमें तो हम इसको वैसे भी पढ़ते हैं। जो आतंकवाद का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा है, उसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें आ जाता है ये। 79 फैक्ट है, ये मस्ट आपके लिए सही करना, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। हर किसी को पता है। मैप आपके सामने, यदि मैप माइंड में आता है आपके, तो भी आप समझ जाओगे कनाडा और यूएसए वाली। अब ये जो है ना, ये आप देखो, लोकसभा में आचार समिति की बात है ना, तो कई पूछते हैं जैसे कि पॉलिटी का जो है उसमें करंट क्या पढ़े। पॉलिटी में तो कुछ करंट आता ही नहीं है, क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, तो यहाँ करंट का रोल आता है। तो आचार समिति क्या है ये? वैसे तो स्टेटिक पार्ट है ये, क्योंकि एक दो साल में तो बनी नहीं है, पहले से बनी हुई है ये। लेकिन यहाँ पूछने का रीजन क्या है? जो महुआ मोइत्रा केस आपने सुना है? हेलो। नहीं। महुआ मोइत्रा ये तो उस टाइम बहुत चर्चा में रहा था, अच्छा खासा इस पे कितनी डिबेट हुई थी, फिर इनका निष्कासन भी कर दिया गया था। तो इस वजह से ये चर्चा में रहा था। और आचार समिति भी वो जो स्टेटिक का पार्ट है, किंतु ये करंट का हिस्सा बन गई थी। तो मैगजीन वगैरह ने भी इसको कवर किया था। इस पे आप देखो कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। ठीक है, क्यों बहुत सारी समितियां वो भी पहले जो तदर्थ थी संसदीय समितियां, बाद में स्थायी बन गई। तो यह भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूपीएससी कहीं ज्यादा उलझा रहा हो। प्रारंभ में यह थी या वर्तमान में भी यह तदर्थ समिति है, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने। ठीक है, पहले थी तो हो सकती है। दूसरा आप देखो, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। केवल वाले तो वैसे भी आपको पता है, लगभग 80% जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत ही होते हैं ना। और यहाँ इसलिए भी आप इसको गलत कर सकते थे, क्योंकि यदि आप करंट में थोड़े से अवेयर थे तो आपने सुना होगा उस टाइम जैसे कि जो शिकायत की थी वो एक बाहरी सदस्य ने की थी। और बाद में जो निशिकांत दुबे जो एमपी थे, उनके माध्यम से वो क्या है कि वहां पर ले जाना पड़ता है संसद में। लेकिन शिकायत वो कोई भी कर सकता है, संसद के बाहर का सदस्य, लोकसभा के बाहर का सदस्य भी कर सकता है। ये भी चर्चा में रहा था। तो उस टाइम यदि करंट आपने थोड़ा ढंग से किया था, आज के संदर्भ में यदि आप देखोगे, आज ये पेपर लगाओगे, तो आपको ये थोड़ा हार्ड लग सकता है कि यार ये तो मैंने बुक में कहीं पढ़ा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो उसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा स्टेटमेंट आप मतलब 26 में नहीं आएगा, 26 में स्टेटमेंट आएगा तो चर्चा में रहा है। जैसे अभी हमारे स्पीकर को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके लिए जो चल रहे हैं, उनमें आप जो सुन रहे हो ना करंट में, तो वहां से कहीं ना कहीं से बनेगा और उसके आधार पे आप वो स्टेटमेंट सही या गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा तो वैसे भी आप इजीली सही कर सकते हो, क्योंकि खास करके हम जो रेजुलेशन वाला टॉपिक है ना, रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव वगैरह, जो स्थगन प्रस्ताव खास करके, उसमें शर्तें पड़ते हैं उसमें। तो स्थगन प्रस्ताव जैसे उसमें बहुत सारे ऐसे विषय गिनाए गए हैं, या ऐसे कुछ शर्तें हैं कि किन किन विषयों पे ये स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट जो रेजुलेशन नहीं आ सकता। तो उनमें एक ये भी बात कही गई है कि जो न्यायाधीन है, जो न्यायालय में मामला उस पर विचार नहीं हो सकता। तो यदि संसद को जैसे कि इन प्रस्ताव तक लाने से रोका गया, तो फिर समिति को तो विचार कैसे करने देगा इसी टॉपिक पे। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पर लागू कर सकते हो कि यहाँ पर भी वो चीज़ हो सकती है, हो जाएगा। और दूसरा काट दोगे तो सी आ जाएगा। और आपकी तरफ से कुछ, एक बार हम थोड़ा सा कुछ पूछना चाहोगे अभी? नहीं थोड़ा सा एक तो। बार। सर। हेलो। सर। हाँ हाँ। हेलो।
मुझे ना उसमें कंफ्यूजन हो जाती है जिसमें आपने कहा ना वेल नोन आप और पहले तो ये हटाओ, आप क्या हम जो आपने हेडफोन वगैरह कुछ लगा रखे हैं तो उसको हटाओ आप। हेलो। हेलो। अब आ रही है क्या बस? हाँ आ रही है। मैं ये कह रही थी जो आप ये जो टेक्निक बताई थी ना लेस नोन और वेल नोन वाली, इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। क्या? आवाज आ रही है सर आपको? आवाज आती नहीं, आप वैसे नॉर्मली ऐसी आ रही है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हो उस टाइम पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता क्वेश्चन। थोड़ा जोश में बोलो। थोड़ा आवाज या तो आप साउंड बढ़ाओ। आ रही है। हाँ मैं ऐसे ये कह नॉर्मल रही आ रही थी है। मैं ये कह रही थी कि कुछ क्वेश्चंस में आपने बताया ना वेल नोन और लेस नोन वाले हाँ क्वेश्चन, हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप और एकदम अच्छे से बता सकते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कैसे अप्लाई करनी हो वाली। अच्छा, लेस नॉन वेल नॉन, उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, पहचान नहीं पाते हो। हाँ एक बार और अच्छे से बता सकते हैं। वो देखो, वेल नोन आप का मतलब क्या है? जो चीज आपने बार बार पढ़ी हुई है ना, थोड़ा ठीक ठाक उसके बारे में पढ़ा है, वो चीज आपको कब समझ में आएगी? जब आपने जो आपका स्टैटिक है उसका अच्छे से रिवीजन कर रखा है। यदि वो नहीं कर रखा तब तो सभी स्टेटमेंट आपके लिए क्या है? लेस नोन ही है। एक बेसिक रीडिंग हो गई आपकी सिलेबस की, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने सोशलिस्ट पार्टी वाली बात की है, तो आप में से कोई कोई भी बता सकता है अपना माइक अनम्यूट करके कि जैसे ने स्पेक्ट्रम वगैरह या जो भी है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ा है। तो किसने जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके बारे में किसने नहीं पढ़ा? कोई है इनमें से जो बता सकता है कि मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा, वो पूरी हिस्ट्री पढ़ी? मैं शुरू से तो पढ़ा तो है। और कोई? पढ़ रखा है सर। सर ये तो कॉमन चीज़ है, जैसे कि जो कांग्रेस के बीच में जो ज़्यादा लिबरल प्रवृत्ति की दिखा रही थी और कुछ उसमें युवा नेता थे, तो उनके बीच थोड़ा टकराहट हो रहा था। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनमें जो युवा युवा नेता था तो वही चाह रहे थे थोड़ा क्रांतिकारी ढंग से काम किया जाए। लेकिन जो हम्म। टोडेवादी नेता थे तो वो थोड़ा लिबरल तरीके से काम करना चाह रहे थे। और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कांग्रेस में रह कर ही आंतरिक रूप से काम करना चाह रहे थे। तो ये तो कॉमन ही था। बिल्कुल, यही बताना चाहता हूँ। तो आप देखिए, तो ये आप कह सकते हो कि वेल नोन फैक्ट है ये तो, है ना? जिसने भी थोड़ा सा पढ़ा है। तो आपको यदि अभी इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इतना उसमें वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो मतलब इतना डीप में पढ़ने की है ही नहीं, वो चीजें ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं। हर किसी चीज के बारे में तो ये बोलता ही नहीं मैं कि ये वेल नोन है। जो अपने स्टैटिक का पार्ट है और रिवीजन में बार बार वो फोकस में आता है। टेस्ट लगाओगे आप उसमें भी आएगा, जैसे सोशलिस्ट पार्टी के कौन कौन मेंबर थे ये ऑप्शन में आएगा। जो विजन वगैरह कोई भी आप टेस्ट लगाओ, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी, तो वहां आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है। इसमें वो पता है सर, लेकिन ऐसे एक दो क्वेश्चन और आपने ऐसे अप्लाई किया था ना, तो वो उसमें मतलब ऐसा कंफ्यूजन है। ठीक है मैं एक बार वापस देखूंगी फिर आपको बता सकती मैंने तो थोड़ा रिवीजन का, आप रिवीजन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो आपका ये डाउट वो सॉल्व अपने आप हो जाएगा ना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सर 79 क्वेश्चन में पूछूं कुछ? 79। हाँ पूछो। जैसे कहने का मतलब ये था ना सर कि सबसे लंबी सीमा, तो मान हाँ। लीजिए जैसा है कि नहीं पता है, तो इसमें होता है ना कि चिली और अर्जेंटीना जो हम्म, साउथ अमेरिका कंट्री के देश है, तो उनमें होता है ना कि किनारे किनारे पर जो लगे हुए तो लंबे लंबे बाउंड्री लगी हुई है ना, तो ए, लगी हुई है यार, लेकिन आप वो तो माइंड में आपकी, वैसे तो मैप होना ही चाहिए। चिली और अर्जेंटीना जो साउथ अमेरिका है वो
उसके कोई छोटे देश नहीं है, बड़े देश हैं, तो थोड़ा आपके माइंड में होना चाहिए अर्जेंटीना कहाँ से स्टार्ट होता है। चिली के और भी कितने सारे देश लगते हैं, चिली के जो वो और ऊपर वाले हैं ब्राजील है, और उसके और भी ऊपर देश हैं। तो नीचे आकर लगभग उसके बीच का जो हिस्सा वहां आकर के अर्जेंटीना स्टार्ट होता है। जबकि आप अमेरिका का देखो, अमेरिका और वो है जो कनाडा है, उसका तो कोई भी बीच में तीसरा देश नहीं है। और इतनी लंबी सीमा, माइंड में से मैप आएगा ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता है एक बार। तो फिर वो चीज देखी, थोड़ा सा माइंड में वो मैप को याद किया, तब याद आया नहीं यार, ये तो इसके बीच में तो कोई वो है ही नहीं, बैरियर ही नहीं है। तब वो है। और याद ऐसे कि डायरेक्ट किसी को नहीं याद रहता है, तो थोड़ा सा फिर माइंड में मैप लाना पड़ता है। वरना तो ऐसे फर्स्ट जैसे कि व्यू में आप देखोगे तो चीन और भारत की भी ऐसे सोचेंगे यार ये तो बहुत लंबी है। फिर ध्यान में आएगा लंबी तो कहाँ है, इसमें नेपाल भी बीच में आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, ऐसे ऑप्शन ऐसे। से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये डी ऑप्शन है कि कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन, तो इसके बारे में उतना नॉलेज शायद कम ही रहता है लोगों को, मेरे कम ही हिसाब से। रहता है, इतनी बड़ी सीमा होती तो माइंड में कहीं ना कहीं याद आ जाता है ना। अब कजाकिस्तान और रशियन, तो आप इससे ज्यादा तो फिर कनाडा और यूएसए तो वेल नोन है ना, अभी बात की हमने। ये तो अपने माइंड में सीधा ही आ जाता है यार, कितनी बड़ी सीमा है। कजाकिस्तान और होगी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होगी जो अपने को साफ साफ वो चीज दिख रही है उसमें, तो फिर उस पे जाओ ना आप। ठीक, आप कंफ्यूजन हो ए और डी में, मान लो, तो फिर भी मतलब कि आपको एक ऑप्शन चुनना है, फिर तो आप ए ही चुनो, क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, लेकिन डी का आपको श्योर नहीं हो। हाँ सर, पता था, बस ऐसे पूछा कि इसमें और हाँ कुछ हाँ लग सकता है क्या। ये लग सकता है। फिर जैसे चीन वाले और चीन, भारत और चिली, अर्जेंटीना, इनमें तो दूसरे देश भी तो आ जाते हैं ना, चिली के और दूसरे देश लगते हैं, भारत चीन के बीच में दूसरे आ जाते हैं। कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन का इतना पता नहीं है, तो उसका अपन श्योर नहीं है। लेकिन कनाडा और यूएसए का तो सबको ही पता है कि वो तो है लंबी सीमा, उसके बीच में कोई नहीं है। फिर वो आप 50-50 में भी यदि आप रिस्क लेना है, तो जिसके बारे में आप जान रहे हो फिर उसका ही लो। ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो 81 है क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इसमें आप कोई ट्रिक की उम्मीद मत करो। क्यों? ये तो पूरा का पूरा करंट से है। इस पे तो आपको अच्छे से नोट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम आया ही था, और मेंस में भी इस पे आने का पूरा वो क्या स्कोप था। तो इसलिए 18वीं लोकसभा, ये ये भी आप पढ़ते ही गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसी साल क्या हुआ, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इस टाइम आ रहा है। तो कैसे होगा? इस बात तो ये क्या नाम, इस पे अच्छी खासी डिबेट चली थी कि यह कानून कब जैसे लागू होगा। तो अगली जनगणना के बाद होगा, तो जनगणना जल्दी क्यों नहीं करवाई जा रही, ये सब चीजें। तो पहला तो वैसे भी आप डिलीट कर दोगे। दूसरा, बिल्कुल उसमें लिखा गया है, जो सनसेट क्लॉज है, वह 15 वर्ष का है, सनसेट क्लॉज, है ना। तो वो भी सही है। और तीसरा भी उसके जो हम विशेषताएं में, या तो आप नोट्स बनाते हो इसके, तो भी उसमें ये तो विशेषताओं में लिखते ही है, 4-5 विशेषता यदि लिखनी हो, तो ये 2-3 पॉइंट तो उसमें अपने आप ही आ जाएंगे। एकदम ये वेल नोन चीज है, इसमें कोई वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के संदर्भ में आप इसको देखोगे, तब आप थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन 2024 में तो ये अच्छा खासा वो था, ये हॉट टॉपिक था। अभ्यास मित्र शक्ति जो 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन क्या सही हैं? तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो सकता है, लेकिन इसमें फैक्ट कहाँ है? भारत और बांग्लादेश। तो यदि यूपीएससी इसमें गलत करना चाहे, तो भारत का तो सही है ही, क्यों अभ्यास मित्र शक्ति रही है, किसी दूसरे देश का तो क्यों ही पूछेगा। तो भारत तो एक होना ही है। तो एक स्कोप यहाँ पर घुमाने का बांग्लादेश है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी। हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रारंभ औंध, पुणे में हुआ। अब आपने कभी नाम ही नहीं सुना ये औंध वाला, तो इसको एक बार आप आगे बढ़ जाओ, इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब तीसरे पे आओ। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। एक पे फोकस करना आप। अब इसको पढ़ के आपको क्या लगता है, ये स्पेसिफिक बन जाता है या जनरल स्टेटमेंट बन जाता है? तो बताइए। स्पेसिफिक। नहीं, मेरे हिसाब से ये जनरल स्टेटमेंट बन जाता है। कैसे? स्पेसिफिक ये तब होता, इसमें ऐसा लिखता ना कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान
संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का लक्ष्य था। यानी कि इसने स्पेसिफिक टारगेट तक सीमित कर दिया। मैंने एक को हाईलाइट किया ना, यानी कि कई उद्देश्य होंगे, लेकिन उन उद्देश्यों में से आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया भी इस अभियान का एक लक्ष्य था। एक हो गया ना अलग, इसको तो जनरल स्टेटमेंट बन गए। हो सकता है कोई ये संयुक्त अभ्यास हुआ है, 50 उद्देश्य हो सकते हैं, उनमें एक मान लो आतंकवाद विरोधी अभियान भी हो गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक भी ऐसा एक्शन उसमें से हो गया जो आतंकवाद से लड़ने का। और ये सब पर्पज तो कॉमन है, कोई भी अभ्यास होता है उनमें ये सब पर्पज अपने आप ही शामिल हो ही जाते हैं ना। तो उसके आधार पे आप इसको इजीली सही मान सकते हो। कहीं भी ऐसे एक्सट्रीम वाला और वैसे नहीं है, कहीं फैक्ट दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये गलत कब हो सकता था, यूपीएससी इसको गलत करती ना, इस सेम इसी स्टेटमेंट को, तो इसको क्या कैसे बनाती, ऐसे लिखती वो कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एकमात्र लक्ष्य था। तो अब आप बताओ, ये अब ये स्पेसिफिक बन गया ना, और उसका फिर 100% वो गलत ही होता है फिर एकमात्र लक्ष्य, क्योंकि कोई ऐसा अभ्यास होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य इतना सीमित नहीं होता है। ओके। और चौथा स्टेटमेंट हमारा, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। अब ये बताओ वापिस क्या हो गया, ये जनरलाइज्ड हो गया या स्पेसिफिक? जनरल एजुकेशन है, बहुत सारा उद्देश्य जनरलाइज्ड, में एक उद्देश्य ये भी। बिल्कुल। अब मान लो आप, ये स्टेटमेंट गलत कब हो सकता था, ये लिखती, ये यूपीएससी यहाँ लिखता भारतीय वायुसेना इस अभ्यास को लीड कर रही थी, या भारतीय वायुसेना द्वारा ये आयोजित किया गया था, या इसकी जगह नौसेना या कुछ करता, तो वैसे चांस था कि हाँ यार फैक्ट हो गया। लेकिन अब यदि इसको नेवी या आर्मी लीड कर रही है, वो इसका आयोजन कर रही है, और वायुसेना की तरफ से एक भी मतलब कि उनके एक जहाज शामिल हो गया, उनकी एक टुकड़ी शामिल हो गई, तो स्टेटमेंट अपने आप सही हो गया ना। तो इसकी पॉसिबिलिटीज दोनों की क्या सही होने की बहुत ज्यादा है। तो तीसरा और चौथा तो वैसे ही सही हो जाएगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में 3 और 4 दोनों नहीं है उसको पहले हटा दो आप। पहले ऑप्शन में 3 और 4 दोनों नहीं, हटा दो। दूसरे में 3 और 4 नहीं, हटा दो। अब आपके पास है 2 ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा भी है, इसमें पूरे हमने हमने जो ट्रिक्स अभी बात की और इसमें अप्लाई करोगे तो इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। आप आपने चाहे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। अब देखो आप इसमें अपने को क्या चुनना है, 3 और 4 तो है दोनों में। अब अपने पास 1 और 2 में से एक चुनना है कि कौन सही हो सकता है ना। अब हमने एक चीज बात की थी अभी, लेस नॉन और वेल नॉन। आप बताओ यूपीएससी कहाँ घुमाने की कोशिश कर सकता है, वेल नॉन में या लेस नॉन में? अब दो नाम आपके पास, एक तो बांग्लादेश, इसको किसी दूसरे देश से रिप्लेस करने के चांसेस ज्यादा है, या ऑन द कोई ऐसा नाम है जो बेचारे को बिना मतलब क्यों निकाल के लाएगा भाई यूपीएससी, ऐसा नाम। हाँ, पुणे होता, ये क्या हो गया, वेल नोन हो गया, सबको ही पता है कि पुणे महाराष्ट्र की एक सिटी है। पुणे को बॉम्बे से रिप्लेस कर सकता था या किसी और सिटी से बेंगलुरु दे देता, ऐसा कुछ। लेकिन ओन द है, इसके बारे में तो अपने में से मुझे लगता है जैसे कि अपने बीच शुभांगी है महाराष्ट्र से, तो वो तो शायद यहाँ इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि वो तो महाराष्ट्र से ही है। उनके अलावा यदि कोई जानता हो तो मुझे बताओ, शायद किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसके चांस ज्यादा है सही होने के, क्योंकि ऐसा स्पेसिफिक यूपीएससी जो नाम निकाल के लाया है ऑन द जैसा। तो अब गलत करवाने के लिए तो ऐसे किसी जैसे लेस नोन नाम को ढूंढ के नहीं लाएगा, तो ज्यादा चांस है इसके सही होने के। और बांग्लादेश की जगह किसी दूसरा देश हो तो उसको तो रिप्लेस करना इजी है, ज्यादा फोकस उस पे है तो उसको कर सकता है, तो उसको हम गलत यदि माने उस बेस पे आंसर डी आ जाता है। ओके। 83 क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है, मस्ट है आपको कि आना ही चाहिए। स्टेटिक का पार्ट है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप इसको गलत करो, पता ही होना ही चाहिए आपको निचली अदालत को और किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, ठीक है। 84 है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता और घोषित करता है। सबको ही पता है SC ST का टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं। तो
जो ये दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, है ना। और राज्यपाल क्या करता है? खाली उस स्टेट में एक निगरानी रखता है, ये प्रावधान जो है उनका सही से अनुपालन हो रहा है। राज्य इनके जो SC ST के लिए जो नीतियां बनाई गई है उनका सही से अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब है ना। राज्यपाल का बस क्या है, एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है, वो शामिल नहीं कर सकते, ये तो किसी को पता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ठीक है, ये भी, ये अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है किसी समुदाय के लिए, यह जरूरी नहीं है कि वो दूसरे राज्य में भी वो अनुसूचित घोषित हो। तो हम देखते भी हैं ये। और जैसे OBC की हम देखते हैं, या जैसे OBC की होती है ना, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल जो स्टेट की अपनी लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट स्टेट लेवल पे अलग अलग होती है OBC की, स्टेट लेवल। ठीक है। यानी कि OBC में देख लो कि आप कोई जाति जो है ना, वो जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में वो उसी में शामिल हो। वो राज्य हो सकता है सेंट्रल लिस्ट में, उसकी सेंट्रल लिस्ट में वो जाति जो OBC में नहीं हो। तो ये आप यहाँ भी लागू कर सकते हो। इसमें भी आपको देखने को मिलती है, ST में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो एक राज्य में आपको क्या है कि उस लिस्ट में मिलेगी, दूसरे में नहीं है, वहां पर आरक्षण नहीं मिल रहा उनको। ये चीज विवाद में, इन पे कई बार क्या है कि डिबेट भी होती है। तो यदि उस पे आपका ध्यान है या करंट में थोड़ा सा आपने कहीं पढ़ा है तो इसको आप सही मान सकते हो। वरना फिर क्या आप दोनों भी गलत पे जा सकते हो फिर तो भी। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। यहाँ देखो यार, UPSC ने खेला है वैसे तो, क्योंकि अपन नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 112 में हमने क्या पढ़ा है, किसकी तरफ से जो वित्त मंत्री जारी करते हैं उसमें सदन में रखते हैं, वो है प्रेसिडेंट, है ना। कि राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री उसमें रखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री देख के सबको ये लगा, लगभग सभी ने इसको गलत ही किया था स्टेटमेंट को। हालांकि UPSC ने इसको सही माना है, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हम बुक वगैरह में हम जहाँ भी पढ़ते हैं, नॉर्मली हम प्रेसिडेंट के बारे में ही पढ़ते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकते कि यार कि ये तो प्रधानमंत्री ही होगा, प्रेसिडेंट तो वैसे ही है। वो UPSC ने यदि माना है तो फिर उसके आधार पे वो अब डिबेटेबल है। इस पे काफी लोगों ने उसके बाद भी, जैसे वो जो आई थी, आंसर की आई थी, उसके बाद इस पे डिबेट चली थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसे केंद्रीय या यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। यह तो सही है, यह तो सीधा सीधा हमारी हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। तो C इसका आंसर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 85 का जैसे पहला स्टेटमेंट है, ये आप इसको कहीं और जस्टिफाई कर सकते हो क्या? मतलब कहीं और लिखा हुआ है क्या ये चीज, प्रधानमंत्री वाली? इसे तो एस्थेटिक पार्ट के रूप में है पॉलिटी में, कि राष्ट्रपति के द्वारा ही रखवा जाता हाँ, है। क्योंकि अपने राष्ट्रपति का ही पढ़ा है, तो प्रधानमंत्री वाला नॉर्मली अपन गलत ही करते हैं कि हाँ, UPSC क्या उलझा रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन उसको बाद में सही माना है। तो कोई ना, इस पे तो आप छोड़ते हैं। 86 है, तो ये तो जिसने मैथ्स एक बार कम से कम लिखा है वो तो मुझे नहीं लगता इसको कोई गलत करेगा। क्यों? क्योंकि IR के जो 4 क्वेश्चन आते हैं उनमें एक या दो में कहीं ना कहीं कंक्लूजन में इन बुक का नाम आ ही जाता है, प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं द इंडिया वे में सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने भी यह लिखा है इस हिसाब से। और इसके अलावा तो आपको यदि करंट में कभी सुना है तो ठीक है, वरना तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो। जबरदस्ती वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो इजी है, सुना हुआ तो है, लेकिन अब शशि थरूर है, कौन है, भूपेंद्र यादव है, पता नहीं, ऐसा यदि लग रहा है तो उसको फिर आप छोड़ सकते हो। अब ये देखो, अब देश और समाचार में रहने का कारण, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। दूसरा तो वैसे ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो अफ्रीका के ये देश हैं, खास करके जो साहेल क्षेत्र वाले, ये पश्चिम अफ्रीकी देश हैं, ये
कम से हर साल ये एक दो देश के बारे में ये तो चर्चा में आता ही है कि यहाँ पर तख्ता पलट हो गया और यहाँ पर गृह युद्ध हो रहा है, सब आती रहती है। इस आधार पर ये तो आप सीधा सही कर सकते हो। तीसरा है नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी तुर्की ने, तो ये तो गलत वैसे भी हो जाएगा। कैसे? आपने यदि करंट आईआर का थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है तो ये आपको फैक्ट उस टाइम पता ही रहेगा ही, क्योंकि नाटो से यदि तुर्की जैसा देश बाहर होता तो मान के चलो इस पे काफी वो होता, अच्छा खासा उसमें एक करंट का एक टॉपिक बन जाता। उस पे पूरा एक वो आता कि नाटो के सदस्यता से रद्द करने के लिए मतलब कि क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, क्या शर्तें हैं और उसको क्या नुकसान होगा सब पे। तो यदि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है करंट, इसका मतलब ये ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, तो उस आधार पे भी आप इसको गलत कर सकते हो। और ऐसा कुछ हो तो मीडिया में वो चर्चा का विषय भी वो रहता ही। तो वेल नोन फैक्ट है ये तो, वेल नोन। सूडान वाला भी हम कह सकते हैं अब वेल नोन में, क्योंकि ये इस वजह से वो चर्चा में रहता ही है। हाँ, अर्जेंटीना का मैं नहीं कह सकता। सबसे खराब आर्थिक संकट, खराब आर्थिक संकट तो ठीक है, ये तो होता ही है उन जैसे तो लैटिन अमेरिकी देश है उनमें ये देखा जाता है। लेकिन सबसे खराब यार इससे पहले का अपने को इतना नहीं पता है। यदि आप ज्यादा ही करंट में एक्टिव होता तो आपको पता होगा, वरना नहीं। तो उसके आधार पे आप देखो कि तीसरे को यदि आपने गलत कर दिया तो सभी तीनों तो वैसे भी सही नहीं हो सकते, तो फिर या तो दो है या एक है, तो 50-50 पे आ जाता है फिर, है ना। इसका आंसर दो ही था। 88 है सुमेट पाइपलाइन, यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। और तो एक तो आप ये ऐसा स्टेटमेंट वाले यदि क्वेश्चन है तो आप उस पे क्या आप यहाँ पर क्या लिखोगे सबसे पहले तो? कोई अपना माइक अनम्यूट करके बताना। फिफ्टी फिफ्टी वाला इसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। क्या? कि ये 50-50 वाला क्वेश्चन है सर, इसको तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें आप पहले क्या क्यों की बताया था ना। सॉरी, यहाँ पर आप लिखोगे क्यों, जैसे ये आए ना कथन वाला, यहाँ लिखोगे आप क्यों, और इधर क्या लिखोगे? इसलिए क्यों की, इसलिए नहीं क्यों की। अब एक साथ पढ़ो इसको। सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। क्यों है? क्योंकि यह सुमेट पाइपलाइन जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब यदि इनमें कोई आप कनेक्शन स्थापित कर पा रहे हो, इसका मतलब तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती है, वरना बिल्कुल नहीं कनेक्शन बैठा। तब है कि एक तो इनमें से गलत है, और यदि ऐसा अपने को फील आ गया कि एक यदि गलत है तब तो पहले दो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी में से चुनना है। और यदि थोड़ा बहुत भी थोड़ा बहुत भी आप इनमें कनेक्शन कर पा रहे हो तब चांसेस है कि दोनों सही है। लेकिन आप व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा वो फिर थोड़ा और डिटेल में आपको पता होना चाहिए। लेकिन 50-50 में आप वहां भी आ जाते हो। तो यहाँ पर आप रिलेट इसलिए कर सकते हो, जैसे फारस की खाड़ी है, वहां से अब ऑयल वगैरह आता है, जैसे अमेरिका वगैरह यूरोप जाएगा, जल के रास्ते से यदि होके जाता है वो, तो वो कहाँ से होके जाएगा? अब फारस की खाड़ी से सीधा इराक और उधर स्थल से तो उतना जाएगा नहीं, और पाइपलाइन यदि है, एक ये चांस है कि हाँ इसने चर्चा की ना लाल सागर और भूमध्य सागर, तो लाल सागर उसके जस्ट पास में तो है, थोड़ा सा ओमान के पास से होते हुए लाल सागर में आ गया और वहां से फिर भूमध्य सागर में आ गया। तो ये चांसेस है कि ये कनेक्शन है इनमें बने, है ना। अब एग्जैक्ट इसकी व्याख्या करें ना करें, लेकिन आप क्या 50-50 में आ जाते हो, बस इतना कहना चाहूंगा मैं। और इसके बाद आप क्या, आपको एक चुनना है। इसका आंसर वैसे ए है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी चुनते हो तो फिर आप क्या उस लेवल तक पहुंच जाते हो जो किसी ने इसका नाम नहीं सुना है, तो कोई इसको छोड़ेगा। 50-50 में रिस्क लेते हो तो चांस भी वही है कि 50% चांस सही होने का चांस हो जाएगा, है ना। और आप इस चीज से जैसे आगे दो क्वेश्चन और आ रहे हैं, उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे दोनों की। जैसे 89 है, लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। बिल्कुल, आप जियोग्राफी आपने थोड़ी सी ठीक से पढ़ी, वहां भी आपको पता है कि लाल सागर वाला क्षेत्र क्या है, प्रति चक्रवात वाला क्षेत्र है ना। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर वो होता है ना, हवाएं नीचे उतरती है, इसकी वजह से यहाँ पर बादल वगैरह नहीं बन पाते हैं ना। तो एक इसका मेन रीजन तो ये है कि यहाँ पर कोई वर्षा हो ही नहीं पाती है। फिर पहला तो सही है। हाँ, दूसरा भी ये डिबेटेबल रहा था काफी। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, ये वो कॉम्प्रिहेंसिव वाली चीज आ जाती है। कल हमने बात की थी ना, कल जैसे वो आया था कि उपनिषदों में कोई जो नीति कथा वो नहीं है। एक भी नीति कथा है जिसमें आ गई तो उसके सही वो गलत होने के चांस बढ़ गए ना। तो वो कंसेप्ट यहाँ वैसे लागू तो होता है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, लेकिन क्या यूपीएससी इसको ऐसे लिख देती ना कि लाल सागर में किसी भी नदी से जल का प्रवेश नहीं होता है, एक भी नदी से जल का प्रवेश नहीं होता, तब तो सीधा सीधा गलत हो जाता। लेकिन अब इसको ऐसे मानना है यूपीएससी ने कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश का मतलब कि बड़ी नदी का नहीं होता। क्योंकि इसके बाद जैसे ये चर्चा में रहा था, तो जो मैगजीन्स वगैरह उन्होंने बताया था इसको क्या कि गलत माना था इसको, क्योंकि वो सब अपने अपने ला रहे थे, तर्क ला रहे थे कि आ जाओ चल के बता दे हम तो आपके कितनी सारी नदियां, छोटे छोटे नदी नाले उसमें गिर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो रहा है। लेकिन यूपीएससी ने क्या इसको सही माना है, तो बाद में इसकी ये व्याख्या की गई कि यूपीएससी ने इसको वैसे माना कि कोई बड़ी नदी का प्रवेश नहीं हो रहा, बस इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे फैक्ट पे रहना, और फैक्ट इसको गलत मानता है तो ऐसे एक दो तो नुकसान भी होंगे अपने ट्रिक से उस पे, लेकिन जो कंपेरेटिवली हम देखें कि ज्यादा फायदा ज्यादा होगा वो, है ना। तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते कि इस प्रकार से यदि कहीं ट्रिक वो फेल हो रही है तो फिर उसको यूज ही नहीं कर सकते। जहाँ जरूरत पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है वहां, तो अपने को करना ही है यूज। इसके वैसे दोनों ही सही थे। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ईपीए के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रेल इंजन, जहाज, अयस्क, इनकी तुलना में आप विद्युत संयंत्र को रखोगे तो वो तो इसके आसपास ही नहीं लगेंगे। क्यों? आप एनवायरनमेंट में यदि पॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ोगे, या हमारे जो एनर्जी वाला टॉपिक है उसमें भी ये अच्छा खासा ये डिबेटेबल विषय है कि हमारे जो विद्युत संयंत्र है वो कितने ज्यादा वो पोल्यूशन फैलाते हैं। तो इस वजह से आपको पता होना ही चाहिए। अब आते हैं 91। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। ठीक है, या बताओ ये एक जनरल स्टेटमेंट है या कोई वो है ज्यादा, कोई स्पेसिफिक है, कोई डिटेल दे रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है? जनरल। बहुत जनरल है। साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हो सकती है कितने सारे साहिल क्षेत्र में 10-12 देश हैं, तो एक दो में भी ऐसी हो गई तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। दूसरा स्टेटमेंट, अब यहाँ पर आप पहले तो क्या लिखोगे, क्यों साहिल क्षेत्र में स्थित और बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति क्यों विद्यमान है। अब यहाँ लगाओगे क्योंकि। अब आगे पढ़ो। क्योंकि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में या सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। तो ये इसका व्याख्या कर रहा है ऊपर वाले की, मैच हो रहा है ना ये चीज सीधी सीधी, कि 10-12 देश है, इनमें से किसी एक दो देश में भी यदि यार तख्ता पलट हो गया तो बिल्कुल फिर असुरक्षा तो उससे होगी ही। तो सीधा सीधा मैच हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आप देखो ऊपर अभी जाओ, ये क्वेश्चन आप अभी करके आए हो, सूडान ये साहिल क्षेत्र का है या नहीं है? साहिल क्षेत्र में आता है ना इसका पार्ट। तो उसमें भी यहाँ लिखा भी है, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, और ये ऐसा यदि होगा, यानी कि ये गृह युद्ध की बात चल रही है एक तरफ से, है ना। और यदि गृह युद्ध होता है तो फिर अस्थिरता होना ही है फिर। तो वो चीज भी आप यहाँ देख सकते हो। इसमें क्या होगा, पहला आ जाएगा। इसको किसी ने गलत तो नहीं किया ज्यादा दिमाग लगा के। एक चीज ये भी है आपको, यदि मतलब कि ज्यादा वेल नोन फैक्ट नहीं है, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, तो फिर वो अपना क्या जासूसी दिमाग वो अपने को नहीं लगाना है। फिर अपने को ये मान के चलना है यार सही होगा फिर। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है अपना। कई बार क्या है, हर स्टेटमेंट में अपन वो ढूंढने लग जाते हैं कि यार यूपीएससी कहीं ना कहीं तो फंसा रहा है इसमें, तो उस चक्कर में। अब ये स्टेटमेंट इसका कथन दूसरा है, वो भी देखो आपकी जनरल है। इसने बोला नहीं साहिल क्षेत्र के सभी देश बोलता, तब तो ये थोड़ा गलत हो जाता, लेकिन
इसने मतलब कई देशों में, अब कई में एक देश भी आ सकता है और 10 भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, हम जैसे कि PYQ के ट्रेंड एनालिसिस की बात जैसे करते हैं ना, अब इस चीज को आप यहाँ लिख सकते हो, एक ये फैक्ट मान लो आप। तो आप ट्रेंड से क्या चीज समझ में आती है अपनी, जो IR में है ना, ठीक है, IR में, इसमें आप देखोगे, आगे भी हम देखेंगे, दो क्षेत्र UPSC के जो ज्यादा फेवरेट हैं, कौन सा? एक है पश्चिम एशिया, ओके, और दूसरा है अफ्रीका। और अफ्रीका में भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। तो पश्चिम एशिया से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आप देखो कि मैपिंग बेस्ड होते हैं ना, मैपिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि इनमें आपको वहाँ के देश वगैरह है उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कंट्रीज की जो बाउंड्री है, इनकी सीमा हो गई, वहाँ के जो आसपास में और क्या है, कोई पोर्ट है, सिटी वगैरह है, ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए। और पश्चिम अफ्रीकी देश है ना, इसमें आप क्या देखोगे, पॉलिटिकल एंगल कहीं ना कहीं इनमें विद्यमान रहता है। आप आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे पेपर में, दूसरे पेपर में, उनमें भी। तो अब इस चीज को लिख सकते हो आप थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए। तो अब ये चीज कहाँ काम आएगी आपको, अब आप करंट तैयार करोगे ना, तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, किस एंगल से अपने को करंट करना है, करंट का एंगल। हर चीज नहीं कर सकते अपन, पश्चिम एशिया में अभी युद्ध चल रहा है, तो हर चीज नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे कर सकते हैं। ऐसे अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट है, वो आ गया, उसके जैसे समानांतर कोई और, मैं जो आसपास में उसके देश हैं, उसकी आपने बॉर्डर वगैरह वो देख लिया, सब चीजें, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। पश्चिम अफ्रीका में जो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही है, कोई देश ने तख्ता पलट वगैरह हुआ है, या इस प्रकार कोई बड़ा विद्रोह वगैरह हो गया, तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हाल ही में पश्चिम अफ्रीका किस देश में जो है कि एक बड़ा जो है सामाजिक क्या नाम, राजनीतिक विद्रोह वगैरह हो गया, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि इसका ज्यादातर जो है वो झुकाव यही रहता है, पॉलिटिकल वाला। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, ठीक है। 92 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आता किसी को नहीं है, ये चीज आप माइंड में रखो। आप UPSC हॉल में बैठोगे ना, तब भी आपको, जो खास करके जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा होगा ना, या पहली बार जो बैठेगा, उसको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, इतने सारा मैं तो पढ़ाई करके आ गया, पूरी बुक्स पढ़ ली, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन जो ये और बैठे हैं देखो, इनको तो आ रहा होगा, इन्होंने तो पढ़ा होगा, मैंने तो विजन से पढ़ा, उसमें तो था ही नहीं। वो मेरा दोस्त था, उसने इनसाइट से पढ़ा है, और उसने इससे पढ़ा, तो उसको तो ये आ रहा होगा यार, क्या पता उसमें होगा। कहीं नहीं होती ये चीजें, रेंडमली आपने कहीं पढ़ी होती है, ठीक है, लेकिन स्टैटिक यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, वहां से आपने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की एक इमेज क्रिएट की है, एक मतलब कि उस टॉपिक के बारे में आपने, कल हमने जैसे बात की थी वो अप्रोच वाली, वो अप्रोच अपनी खुद की बनाई है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ते आप समझ जाते हो। जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमी की आपकी अप्रोच, हमने कल ही उस टॉपिक के बारे में बात की, इकोनॉमी वाला, लिबरलाइजेशन वाला, वो वाला। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भारत USA से सेब का आयात नहीं करता है। अब आप देखो हमारे जो वो, हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड है, क्या वो यहाँ पर लागू होता है? इकोनॉमी में हम बहुत सारे फ्रूट्स जैसे हैं, आपको पता है कि हम निर्यात भी करते हैं, जैसे हमारे यहाँ खुद के यहाँ उत्पादन होता है, लेकिन सेब क्या है, इतना उत्पादन है ही नहीं हमारे, जबकि यहाँ पर उसका वो है कि कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो बाहर देशों से, हम दूसरे देशों से मंगवाते ही हैं सेब। अब जो क्या नाम है, अरब कंट्रीज है, वहां से तो मंगवाने से रहे, वहां से तो डेट्स वगैरह मंगवाते हैं, लेकिन सेब जैसे जो है, और सेब जैसे फ्रूट आप देखते हो क्या है कि महंगे भी बहुत होते हैं। तो इस प्रकार के जो फ्रूट्स है, या तो यूरोपियन कंट्री मान लो, या फिर अमेरिका जैसे देशों से मंगवाते ही होंगे हम। और यदि अपन अपने 100% में से 0.1% सेव भी यदि अमेरिका से मंगवाते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या वो गलत साबित कर देता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी इसकी मोस्टली क्या है, गलत होने की ही है पॉसिबिलिटी, है ना। सेब आयात नहीं करता है।
यदि एक पेटी भी भारत आयात करता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही आपने ये पहला फैक्ट पकड़ा, आपको दूसरा आने की नाने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ तो सीधा इसी में आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला यदि सही नहीं है, दोनों सही वैसे भी नहीं है, दोनों सही है नहीं, और पहला सही नहीं है, तो दूसरा जो ये हो गया, डी हो गया आपका आंसर सीधा ही। और वैसे भी आप देखोगे दूसरा भी कॉमन सेंस से आपको दूसरा भी सही दिखेगा। विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित खाद्य या फूड के आयात पर प्रतिषेध है। बिल्कुल। जो कार्टेजोना प्रोटोकॉल है, आपने एनवायरमेंट में यदि पढ़ा है उसके बारे में, या जो हमारा सीबीडी है उसके तहत ये चीज है। और ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था यदि ऐसा लिखा होता, भारत में आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य जो उसके आयात पर प्रतिषेध है, ऐसा लिखा होता तो चांस था कि क्यों नहीं भाई, रूपांतरित खाद्य वो भी आ सकता है बाहर से हमारे यहाँ। लेकिन इसने क्या बोला, विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिषेध है। यदि अनुमोदन अनुमोदन दे देता है, वो रिकमेंड कर देता है, बिल्कुल फिर आ सकता है। ठीक है। सर इसमें मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ। सर जैसे अगर सेब की जगह कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्ट डाल दे जो अमेरिका में उस चीज का उत्पादन ही ना होता हो। क्या डाल दे? मतलब सर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दे जैसे सेब के अलावा जो अमेरिका में उस चीज का उत्पादन ना होता हो, तो सर क्या वो चीज भी गलत होगी या सही होगी? यार ऐसी कोई चीज नहीं डालेगा, मतलब कि उत्पादन नहीं होता हो तो ऐसी कोई वो ऑप्शन डालेगा जिसका अपने को थोड़ा बहुत पता होगा। ऐसे रैंडम नहीं डालेगा वो। जैसे आप इसमें डाल देगा, आप मान लो कि जो चीज अपने यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसका, किन्नू, संतरा हो गया, भारत यूएसए से संतरा आयात नहीं करता है, तो आप मेरे हिसाब से ये क्या भारत में ही इसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो उस क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करता, लेकिन उसके चांस ज्यादा हो जाते हैं फिर स्टेटमेंट के सही होने के। क्योंकि यार संतरे का अपन देखेंगे तो भारत में उसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, और शायद उसका हम इतना आयात नहीं करते हैं, लेकिन सेब का तो अच्छा खासा आयात करते हैं। तो ये वेल नोन फैक्ट हो गया ना सेब वाला। तो यूपीएससी मुझे नहीं लगता इतना कुछ भी वो लाएगा वो चीज। यदि ऐसा कुछ लाता है तो फिर वो कहीं कहीं ना और हिंट देने की कोशिश करेगा फिर। और कहीं ऐसा नहीं भी हो, इतना डाल दे, तो फिर अपने पास क्या ऑप्शन है, फिर तो स्किप करने का ही ऑप्शन है, बाई चांस आ भी जाए। लेकिन जो चीज दे रहा है उसमें तो हम उस चीज को अप्लाई करें जो हमारी टैक्स लागू हो रही है वो, है ना। लेकिन नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट देगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज देगा। जैसे सेव का दिया है ना, तो यदि सेव फ्रूट्स के रूप में सेव ही बताइए, लेकिन देश चेंज कर दे, यूएसए की जगह कोई ऐसा मतलब कंट्री दे देगा जिसमें मतलब अपने यदि ज्योग्राफी थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है अब, और अपने को पता है कि जो एप्पल है उसके लिए जो दशाएं क्या होती है, आवश्यक दशाएं, थोड़ा सा भी उसके बारे में पता है, और फिर ऐसा देश दे देगा कोई डेजर्ट वाला हो गया और वो कि उससे सेवा याद नहीं करता है, तो अपन लॉजिक से उसको सही कर सकें कि हाँ यार यहाँ तो डेजर्ट है, वहाँ सेवा इतने होते ही नहीं होंगे, वो तो खुद आयात करते होंगे। अब यूएई का दे दें यहाँ पर, भारत यूएई से सेवा आयात नहीं करता है। अब बताओ वो गलत होगा सही होगा? उसके जी सर। चांस ज्यादा गलत होने के बढ़ जाते हैं ना। खुद वो डेजर्ट है, सऊदी अरब खुद डेजर्ट है। ठीक है। जी सर 2024 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ हाँ। पूछा गया था उपरोक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशी वृक्ष? कितने हाँ वो अभी हमने डिस्कस किया था उसको अभी, वो पीछे था, हमने उस पर भी डिस्कस किया था। तो उसमें भी जैसे पूछा था, वेल नोन चीजें ही थी वो, तो पपीता, काजू और जो रक्त चंदन यानी कि रेड सैंडल, उसके बारे में पूछा था। तो उसमें भी अपने को पता था कि यूरोपीय आए थे तो पपीते को वो लाए थे, काजू वो विदेशी थे, और रेड सैंडल वो तो काफी टाइम से हमारे यहाँ है। और उस टाइम पुष्पा मूवी भी काफी ज्यादा ही वो थी चर्चा में, और उसकी वजह से क्या है, मेरे अभी भी याद है कि जो करंट की मैगजीन थी उसमें एक पूरा जो रेड सैंडल है उस पे एक वो था, टॉपिक था, तो उसमें भी बताया गया था उस चीज, मतलब रेड सैंडल के बारे में था कि हाँ ये अपना ही है वो वाली। ठीक है।
अब 93 जैसे है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ओ, ये टॉपिक है ना, अब की बार आप वो थोड़ा और डिटेल में कर देना यार इसको, इम्पोर्टेंट फॉर 2026 प्री। इस टॉपिक को इस बार और वापस कर लेना, क्योंकि आपको पता है अभी जो लोकसभा के जो स्पीकर है उनके विरुद्ध अभी भी जो है वो क्या है, जिस टॉपिक पे अभी क्वेश्चन आया है ना, वो उस टाइम से ज्यादा तो अभी चर्चा में है। उस टाइम तो ऐसे कहते थे कि हम लाएंगे वो, अब तो लाया गया है इस पे, इसलिए। हालांकि अब वो खत्म हो चुका है, लेकिन उस पे काफी वो क्या कि लिखा गया है न्यूज़पेपर्स में ना। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो संकल्प यानी कि वो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। हालांकि उसको फॉर्मल लैंग्वेज में अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि संकल्प ही बोला जाता है। तो वह पीठासीन नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा गया है उसमें। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। क्यों भाई, उसने ऐसा क्या गुनाह थोड़ी किया है। यदि बोलने का अधिकार नहीं होगा फिर तो सीधा सीधा वो क्या है, नेचुरल जस्टिस, ये हमारा जो सिद्धांत है उसके खिलाफ होगा। हमारे यहाँ तो क्या है कि क्रिमिनल होता है उसको भी कोर्ट में बोलने का अधिकार होता है। तो भाई ये तो स्पीकर है और इसके खिलाफ क्या है, संकल्प विचाराधीन है। ये तो हमारे संसद का सदस्य है भाई, इसको तो बिल्कुल पूरा हक है बोलने का, अपनी बात रखने का। और ये भी अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो दूसरा तो सीधा ही डिलीट हो जाएगा। और आप वैसे देखोगे दूसरा डिलीट हो गया तो ऑप्शन में आओ आप, बी, सी और डी तो वैसे ही गया। तो बचा ही क्या है, एक है। और वैसे तीसरे को पढ़ते हो तो भी आप इजीली इसको भी काट दोगे। वह संकल्प प्रथमता है मत देने का या मत देने की हकदार नहीं होगा या होगी। तो इसमें भी आपने पढ़ा है कि उसको कौन सा वोट देने का अधिकार नहीं होगा, निर्णायक मत, यानी कि जब बराबर वोट हो जाएंगे ना, 50-50, तब वो नहीं दे सकता है। लेकिन वो यदि पीठासीन होता है तब उस टाइम निर्णायक वोट दे सकता है। और खुद को हटाने का यदि प्रस्ताव है तो वो खुद प्रथमता वोट देने का क्या है, अधिकारी होगा ना। बहुत इजी क्वेश्चन है भारतीय संसद के संदर्भ में। अब ये देखो यार, ये पूरा का पूरा आपका स्टैटिक का है। ये संसद का जो टॉपिक है उसमें ये कौन कौन से जो विधेयक है वो व्यपगत हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो उसके बारे में तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। उसके आधार पे आप इसको इजीली सही कर सकते हो। और इसमें आप यदि गलत कर रहे हो तब आप, एक ही आपकी कमी है उसमें, रिवीजन की। रिवीजन और आप अच्छे से करो, और इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक ये तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें आप एक चीज और कर सकते। एक वजह से आपका क्या गलत हो सकता है, वह जल्दबाजी। पहले में आप देखोगे लोकसभा में लंबित कोई विधेयक इसके विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है, सही है। दूसरा भी सही है। तीसरे में आप देखोगे जैसे हमने बुक में पढ़ा है, वही लाइन एज इट इज हमें लगेगा जैसे ऊपर दो। ये थोड़ा सा मुझे लगता है यूपीएससी यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करता है। पहले दोनों सही दे दिए जो कि बुक में लिखा है एज इट इज उतार दिया। तो अपन यहाँ दोनों सही करके है ना तीसरे पे आएंगे। तो वो भी देखो, आप कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापक हो जाता है, ऐसे करके निकल जाएंगे कि यार ये भी सही है। क्योंकि यहाँ तक आते आते है ना आशय की सूचना दी है, यहाँ तक आते आते कई बार अपना माइंड खुद से उसका आंसर निकाल लेता है कि हाँ यार ये तो लिखा हुआ है। फिर आगे अपन उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, आगे जो लिखा हुआ है ना उसको, कि यूपीएससी कहीं घुमा भी सकता है। और मैंने आपको एक बात कही थी, जो आपका क्वेश्चन है वो लास्ट तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको माइंड में वो आंसर नहीं लाना है। पहले पूरे, क्योंकि फोकस के साथ उसको पढ़ना है, यूपीएससी कहीं भी घुमा सकता है। तो यहाँ खत्म होता है आपका केवल डी ऑप्शन है ना, यहाँ तक आके आपको पहले आप ये देखो फिर ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में किस प्रकार से यूपीएससी ने खेला है, उसके बाद आप निष्कर्ष निकालो, पहले मत निकालो। तो वो चीज यहाँ है कि लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है, जबकि ये है क्या, व्यक्तिगत नहीं होता। बस यहाँ देखो अब यूपीएससी ने कहाँ पूरी उसको चीज को जज्बात बदल दिया अचानक से, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या, फोकस के साथ पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। जहाँ से नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। तो तीसरे को आप डिलीट करोगे तो आपके पास एक और दो वैसे ही बच जाएंगे, दो तो आपको पता ही है। ठीक है, 95 में आते हैं।
भारत के संसद के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई? मंत्री परिषद आपको पता है, खास करके जो आपातकाल वगैरह हुआ था उसके बाद तो मंत्री परिषद को जो है हर प्रकार की शक्ति दे दी थी। खास करके राष्ट्रपति के बारे में वैसे भी पढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति पद की क्या पावर है। हालांकि राज्यपाल के पास फिर भी कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास बहुत नाम मात्र की शक्तियां हैं। वो भी सरकार या मंत्री परिषद के रहते हुए तो उनके पास कोई वो शक्ति नहीं है। यदि मंत्री परिषद या सरकार उसमें अस्तित्व में नहीं है, बर्खास्त हो जाती है, तब जरूर उनके पास थोड़ी बहुत कुछ पावर है। तो यहाँ पर ये बात वैसे भी गलत हो जाती है कि भाई सत्रावसान वगैरह कुछ भी करना है, मंत्री परिषद का परामर्श तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया तो ए और बी तो वैसे ही कट गया। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं। या आप, हाँ, ये ट्रिक आप वहां अपना सकते हो, जैसे आपको लगे ना कि टाइम कम बच रहा है और मुझे जल्दी से पेपर निपटाना है, ऑप्शन पूरे पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा है, तो ये कर सकते हो आपकी, जैसे एक स्टेटमेंट पढ़ के पहला यदि आप उसको डिलीट कर देते हो, यदि सही है तब तो आप अगले स्टेटमेंट पे जाओ, उसको पढ़ो। लेकिन आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ पहले स्टेटमेंट को यदि आप डिलीट कर देते हो, तो आप पहले ऑप्शन में जाओ, वहां पर एलिमिनेट करके आओ कि पहले को जान जाओ, उसको एलिमिनेट कर दो। तो कई बार ये होता है कि उसको एलिमिनेट करते हैं, अभी से हमने बताया ना कि ये था 93 वाला, उसमें एक 3 वाला कटते ही उसका कौन सा दूसरा कटते हुए ऑप्शन आ गया। उसी प्रकार मान लो कि पहले इसमें तो दो ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन तीन भी कट रहा हो, सीधा आंसर आ जाएगा एक स्टेटमेंट पढ़ते ही पहला ही, तो आपका टाइम बच जाएगा आगे वाला। तो ये आपको कब करना है? जब टाइम की ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो। यदि टाइम पड़ा है तब तो आप पूरे को पढ़ो। क्या पता हमने पहले को पढ़ने में दिक्कत कुछ मिस्टेक कर दी हो, ऐसा भी चांस होते हैं कई बार। तो तब तो आप पूरा पढ़ो, है ना। अब दूसरा देखो आप, सदन का सत्रावसान सामान्यतः क्या है? सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। आप ये स्टेटमेंट बताओ, आप कोई स्पेसिफिक है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, थोड़ा जनरल ज्यादा लग रहा है। आपका इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा मैं। यूपीएससी है ना कुछ ऐसे शब्द डालता है ना अपने स्टेटमेंट में, जिससे वो या तो स्पेसिफिक हो जाता है या जनरल। स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया था कि केवल, ही जैसा ही डाल दिया कि यही है, एकमात्र इस टाइप के या कुछ और जनरल कब बन जाता है? जब यूपीएससी कई बार ऐसे डालता है ना, अभी मैंने बताया था कि इनमें से एक है, या यहाँ पर इसने डाला सामान्यतः है। सामान्यतः आते ही क्या है, यदि हमारे पास इसका अपवाद भी हमने निकाल लिया ना, फिर भी यह कथन गलत साबित नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यूपीएससी ने बोल दिया कि हाँ सामान्यतः ऐसा हो जाता है। लेकिन आप यदि अपवाद लाए हो तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं भी होता, लेकिन हमने बोला कि जनरली, ठीक है। तो इससे क्या है कि स्टेटमेंट भी जनरल बन जाता है। नॉर्मली सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु अब ये अपवाद खुद ही बता रहे हैं कि तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, तो खुद अपवाद भी बता दिया, तो दोनों चीज खुद ही बता दी, तो इसमें गलत होने का चांस तो वैसे छोड़ा ही नहीं यूपीएससी ने। आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता ये फैक्ट, लेकिन आप स्टेटमेंट के नेचर देख के आप इसको सही कर सकते हो। 3 देखो, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। यहाँ भी वही बात है, अपवाद खुद ही डाल दिया इसने। असाधारण परिस्थितियों को छोड़ के ये नहीं डालता ना, तो क्या हो सकता था, ये गलत भी हो सकता था। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा केवल मंत्री परिषद के परामर्श से किया जा सकता है। अब ऐसा यदि स्टेटमेंट है तो वो गलत होने के उसके चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? कि मान लो यदि सरकार उसमें है ही नहीं, क्या नाम है, सरकार अपना वो खो चुकी है, मत बहुमत वगैरह वो खो चुकी है, ऐसी कई सिचुएशन होती है ना, तो उस टाइम मतलब कि राष्ट्रपति कर सकता है खुद से भी। लेकिन यहाँ इसने बोल दिया ना असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि जो अपवाद हम लेके आ रहे हैं वो यूपीएससी ने खुद ही बाहर कर दिया, ये शब्द देख करके असाधारण परिस्थिति है ना, इसने भी क्या बना दिया, इसको जनरल स्टेटमेंट बना दिया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 और 3 सही।
96। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। नहीं पता अपने को, कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है पेपर और उसने यदि अटेम्प्ट किया है तो ये मत सोचना कि यार ये इतना डीप मैं कैसे पढ़ूंगा ये। यूरो इंडिया की एक्ट जो संसद है वो एक्ट बना रही है, वो तो हम याद ही नहीं कर पा रहे। तो ऊपर से अब यूरोप की संसद के भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे। और कई बार क्या ये मैंने देखा कि कुछ मैगजीन्स भी इसमें थोड़ी सी मूर्खता करती है। इस टाइप के जैसे आ गए ना तब वो हर चीज को समेटने लग जाएगी उसके बाद। भाई यूपीएससी वो रैंडमली वो चीज पूछती है और उसमें कुछ ना कुछ हिंट होता है। तो आपको वो सब चीजें समेटने की जरूरत नहीं है। अब कई बार ऐसे करेगी, पूरी अगले साल के लिए पूरी लिस्ट दे देगी कि यूरोप की संसद ने इस प्रकार के एक्ट दिए हैं, ये सब देख के जाओ, इसके ये प्रावधान। भाई क्या मतलब है? यूपीएससी चाहता ही नहीं है आपसे कि आप उतना पढ़ के हो। अब भारत की संसद के भी जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लो, बहुत बड़ी बात है वो। तो वो चीज यहाँ भी लागू होती है ना, कि तो आपको ये चीज पता होने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीएससी खुद इसका आंसर आगे दे देगी। इसने लिखा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। अब इसमें एक चीज देखो, अब 2024 सॉरी 2040, अब थोड़ा सा भी जिसने यदि करंट पढ़ा है ना, आईआर का होता है एनवायरमेंट, खास करके एनवायरमेंट का यदि पढ़ा है तो आप इसको फट से आप बता सकते हो। इसकी जगह क्या है, रियल डाटा क्या है इसका। वैसे वाला हम बोलें कि डाटा दिया है तो वो गलत होता है, तो वो कंसेप्ट भी ठीक है, अप्लाई कर दो, लेकिन ये तो वेल नोन फैक्ट है। वेल में भी वेरी वेल नोन कहूंगा इसको मैं ना। कोई बोलेगा इसका रियल डाटा क्या है, इस 2040 की जगह क्या है यूरोपीय संघ के लिए। नहीं पता, या मुझे ही लग रहा है ज्यादा ये नॉन ज्यादा लग रहा है। आप करंट में आप देखना, या आईआर में सॉरी इसमें एनवायरमेंट में 2050 का जिक्र बार बार आता है। जो नेट जीरो हमारा टारगेट है ना 2070 का, जैसे पंचामृत है हमने, क्या है, पंचामृत है उसका एक जो प्रण है हमारा, क्या 2070 तक नेट जीरो। उसमें हम कंपेरेटिवली पढ़ते भी हैं कि जो वर्ल्ड है या यूरोपीय या यूरोप है वो 2050 रख रहा है, लेकिन हम 2070 क्यों रख रहे हैं, ये भी है। और चीन ने 2060 रखा है, ये तो पता रहता ही है करंट में वैसे भी। उस आधार पे जैसे ही आप दूसरे को गलत करते हो तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा। दूसरा यदि गलत है तो दोनों सही बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों सही बिल्कुल नहीं हो सकते, और दूसरा भी सही नहीं है। बस आपका आंसर आ गया, कथन एक अपने आप ही सही हो गया। एक्ट को मंजूरी दी हो नहीं दी हो आपकी वो क्या हैडल है ही नहीं वो। अब हम आते हैं 97 में। अब देखो, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। ठीक है, अब नहीं पता कितने देशों में ये अफ्रीकी और अमेरिकी, इन देशों में बहुत सारी घटनाएं होती है, आप किन किन पे नजर रखोगे नहीं पता। ये जरूर थोड़ा सा क्या है कि फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े भंडार, तेल के भंडार है। हालांकि ये थोड़ा सा क्या वेनेजुएला अपन सोचते हैं कि यार छोटा सा देश है, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरब ये तो बहुत बड़े देश हैं, इनके पास तो बहुत ज्यादा तेल है। और वेनेजुएला से तो जैसे हम भी इतना ज्यादा ऑयल ऑयल नहीं मंगाते, तो पहले दूसरे को हम यदि डिलीट कर देते हैं तब तो अब देखो अपन आंसर क्या निकालेंगे, सी पे जाएंगे। पहले को अपने को सही मानना पड़ेगा। लेकिन जिसको यदि फैक्ट पता है, यानी कि विश्व के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, फिर वो दूसरे को सही मानेगा ना। लेकिन फिर उसको यदि वो सही मानता है तो फिर ये कि एक लॉजिक वो लगा सकता है कि हाँ यार उसके पास तेल के सबसे बड़े भंडार है तो उसने यूज कर लिया होगा, उसकी वजह से वो क्या है, तेजी से उभर गया, तो वो दोनों को सही कर देगा। हालांकि ये दोनों ही रियल में लागू नहीं होते हैं। अब दूसरे का यदि पता भी है तो इस क्वेश्चन में रिस्क ही है, क्योंकि इसने जिस वे में बोला है ना कि ये प्रवास रोकने में सफल हुआ है। देखिए वेनेजुएला को यदि किसी ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा ना, तो आप देखो कि वेनेजुएला इस चीज के लिए थोड़ा सा वो रहा भी है ज्यादा। जो यहाँ के जो है ना पलायन वगैरह वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा चर्चा में रहता है। और यहाँ का शासन जो है इस चीज को रोकने में क्या है कि
फेल हुआ है, तो उस आधार पे आप पहले को गलत कर सकते हो ना, उसके बेस पे दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। और आप दोनों भी आप कंफ्यूजन है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हो, जबरदस्ती इसमें वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका इसमें वैसे आंसर है पहला गलत है और दूसरा कथन दो सही है। विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वेनेजुएला में है। आप ये देखो, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दिलरम डिजिटल इंडिया, ये है। पर मेंस में इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसमें, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। और थोड़ी सी ये पुरानी भी हो रही है योजना इसलिए। तो इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। अब देखो, थोड़ा सा एक तो डाटा दे रही है, तब अपन उस पे ट्रिक पे अपन जाते हैं कि डाटा यदि दे रही है और तो चांस है कि गलत होने की। और दूसरा इसमें एक लॉजिक ये लगता है कि यार भूमि स्टेट का सब्जेक्ट है, तो 100% तो क्या ही होगा इसमें, वो होगा फिर 60-40 वाला वो कंसेप्ट हो सकता है। तो इस आधार पे यदि अपन ये लॉजिक लगाते हैं, तब तो फिर हम इसको गलत ही करेंगे। हालांकि आप योजनाएं वगैरह इनमें थोड़ा सा आपको सतर्क ही रहना चाहिए। अपने को वही है कि अब ट्रिक तो लगानी है, तो इसमें कि ट्रिक के आधार पे जाएंगे तब तो चांस है गलत होने के। तो फिर आए कि फैक्ट आपको यदि पता है, तब तो आप इसको सही कर दोगे। और यहाँ पर ट्रिक का ये, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह फायदा ही होता है। आपको पूरे पेपर में 4-5 कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उनमें आपको थोड़ा सा नुकसान भी होगा, लेकिन उसके बदले आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन में क्या उसका फायदा भी होगा। तो आप वो आप प्रोपोर्शनल देखो आप, यानी कि रेशियो क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रिक 100% सही नहीं हो सकती है। यूपीएससी को भी पता है कई कई बार तो कि हाँ ये यहाँ पर ज्यादा ट्रिक लगा रहे हैं, तो कई बार उसको उलझाने के लिए भी वो ऐसा करती है। यहाँ तो सीधी सीधी बात है, ये फैक्ट है ये, यहाँ सही है पहला इसमें। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप जनरल बन जाता है स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट। और वैसे भी आप देख सकते हो ऊपर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उसके तहत ही है, ये तो डिजिटलीकरण किया जाना, तो इसका मकसद ही होगा। दूसरा वैसे सही है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतित करने की पहल की गई है। इसमें देखो तीसरा स्टेटमेंट और गलत होने के चांस कब थे, कि इसने लिखा ना कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, इस लाइन को यदि आप हटा देते हो, है ना, आप ये जो है ना, इतने को यदि हटा देते हो फिर इसको पढ़ते हो, तब तो है बहुत ज्यादा ये चांस है गलत हो जाती है लाइन। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को किसी भी भाषा में लिप्यंतित करने की पहल, तब ये बहुत ज्यादा वो वाइड हो जाती है ना लाइन। तो ऐसा थोड़ी है, तो एक स्कीम है, इसकी लिमिट होती होगी हर भाषा में किसी भी, तो भारत की बहुत ज्यादा भाषाएं हैं, तो उसके आधार पे तो एक भी भाषा इसमें से यदि आप डिलीट करवा दोगे तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता। लेकिन इसने स्पेसिफिक बना दिया इसको ना, क्या, भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि 22 भाषाएं बचती है, उनमें करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो हमारे जो अभी वर्तमान की स्कीम है, तो हम देखते हैं कि जो हमारी स्वदेशी जो भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें क्या है कि गवर्नेंस को बढ़ावा देने की सरकार की वैसे भी क्या है, एक पॉजिटिव अप्रोच है ना। तो भारतीय भाषाओं को के संरक्षण और इनको बढ़ाने के लिए तो सरकार वैसे भी प्रयास कर रही है, और वो चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है तीसरे स्टेटमेंट में। इस आधार पे सही मान सकते हो। तो अब देखो, दो आप 50-50 में तो फिर भी आ ही जाते हो इसमें। आपने इस स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मान के चलो आपने नाम भी नहीं सुना, लेकिन आपको इतना पता है कि यहाँ डिजिटल इंडिया का क्या पर्पज है, और वो चीज यदि इन शब्दों में जाएंगे कि अभिलेखों के लिए हो रहा है, फिर आप देखो कि दूसरा स्टेटमेंट भी उस आधार पे आप सही कर दोगे और तीसरा भी। तो जहाँ 2 और 3 सही हो रहे हैं, तो आप जहाँ 2-3 नहीं है उन ऑप्शन को काटो, पहले में 2 और 3 दोनों नहीं है, तीसरे में 2 और 3 दोनों नहीं है, 50-50 में आ ही गए। अब आपको सोचना है एक वाला, ट्रिक पे जाओगे तब आप डी करोगे, और थोड़ा सा आपको यदि फैक्ट पता है हल्का फुल्का, तो आप डी करोगे बस। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब देखो, फैक्ट वाली चीज हमने देखी थी पीछे वाले उस क्वेश्चन में यदि वो गलत करवा सकती है, तो यहाँ वो चांस वापस है कि इस क्वेश्चन को सही करवा देगी, उसकी भरपाई
यहाँ पर इस क्वेश्चन के आपके कितने नंबर कटेंगे, 2 नंबर का है, 2/3 यानी 0.66 नंबर आपके कटेंगे। और वही उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको वापस बदले में आप मान के चलो कि आप ये दोनों ही आपने नहीं पढ़ी है, ये वाली DILRMP ये भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, और इस जो ये स्कीम है इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने ना। लेकिन आपको नाम से समझ में आ रहा है क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उसके लिए है। तो आप, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। इनमें इतना सारा वो जगह जगह दे रखा है, दूसरी तीसरी थोड़ा ज्यादा स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्या ये चीजों को, क्योंकि नॉर्मली ऊपर ऊपर से अपन इसको पढ़ते हैं, शायद 6,000 रुपये है ना इसमें, ये ज्यादा इसको कर रहा है। तो इसमें चांस फिर वो ट्रिक लगाते हैं अपन, यदि डाटा वाली फैक्ट वाली, वो इसमें उसके आधार पर इसको अपन गलत कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट, इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले कुछ, सभी नहीं कुछ है, तो इस कुछ आते ही वैसे भी हमने अभी बात, जैसे हमने बात की थी ना जनरल वाली, उसमें सामान्यता है, प्राय है, इस टाइप के शब्द आते हैं, उसमें आप ये लिखते जाओ। जैसे इस एक प्रकार के कीवर्ड आते हैं, वो स्टेटमेंट ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के। उनमें कुछ भी ले सकते हो, जहाँ पर कुछ आ गया यार इस टाइप के, जिन्हें मतलब कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीक की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, वो भी कैन बी वाले भी। जनरलाइज्ड वाले में एक चीज आप और जोड़ लो, जैसे आप कुछ जोड़ लो, हमने वहां बात की थी प्राय है, सामान्यतः है, ऐसे कीवर्ड आ जाए तो थोड़ा सा आप क्या माइल्ड हो जाओ, फिर वो मतलब कि अपने मस्तिष्क को जासूसी वाले उससे बाहर निकाल लो, उस स्टेटमेंट को फिर एक इतना ही देखो कि यार यूपीएससी ज्यादा उसको नहीं पसा रही, फिर कैन भी कर सकते हैं, कैन भी, ठीक है, इस प्रकार कुछ कीवर्ड और भी आगे आए तो इनमें आप ऐड करते जाना। एक अलग इसकी वो बना लो आप, जनरल और स्पेसिफिक टाइप के उनमें। तो स्पेसिफिक वाले में जैसे ज्यादा डिटेल दे रहा है, फैक्ट दे रहा है ज्यादा, या कि ज्यादा वेल नोन जो फैक्ट वो चीज बता रहा है वो चीजें। तो जनरलाइज्ड के आधार दूसरे को सही मान लेंगे, पहले को गलत, आपका आंसर आ जाएगा बी। बी है। तो इसके आपको मिल जाएंगे, पहला जिस ट्रिक से आपका 98 गलत हुआ तो 99 आपका सही हो जाएगा, तो इसके आपको मिल गए 2 मार्क्स। आप एक तो बिना ट्रिक के दोनों को छोड़ते, उसकी बजाय दोनों को अटेंड किया, तो आप इसको 2 मार्क्स मिले, और -0.66 यदि आपके चले भी गए तो भी 1.33 आप प्लस में ही हो ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है, वही बात है डाटा वाली। अब आप फर्स्ट रीडिंग में तो इसको आप इस स्टेटमेंट को आप गलत ही मानोगे। आगे बढ़ते हैं, पहले हम लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, ये वही है जनरल सी बात है, इसमें ज्यादा ऐसा, हाँ एक आयु जैसे कोई बता देता है ना, जैसे ऊपर वाले में आयु बोली है तब उसके गलत होने के चांस बढ़ गए, लेकिन आयु विशिष्ट अंशदान बहुत व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हो गया, कहीं सीमित नहीं किया यूपीएससी ने ना कोई आयु बता करके। तो इसकी वही चीज है कि सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। यहाँ पर फैक्ट के आधार पर इसको आप गलत कर सकते हो, 2 फैक्ट आ गए ना, 60 वर्ष और 3,000, और अब ये चीज दोनों में लागू होती है। अब यहाँ पर आपके रिस्क पे आ जाता है, या तो आपको पता है नॉलेज, यानी आपने पढ़ा है इसके बारे में, यदि तब तो आप इसमें से कोई एक भी लाइन यदि पढ़ी है ना तब आप कर सकते हो। जैसे पहली आपने पढ़ी है कि नहीं यार 18 से 40 है, तो इसको गलत कर दोगे। तीसरे का आप वही है, फिर उस आधार पे गलत करने जाओगे तो फिर उसमें आप रिस्क हो जाएगा। एक ही इनमें से सही है और एक गलत है। लेकिन उससे पहले हम चौथे पे आते हैं कि पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। क्यों भाई, पुत्रों ने क्या बिगाड़ा है यहाँ पेंशन के मामले में? जैसे ऐसा तो अपन ने कहीं भी किसी भी स्कीम में ऐसा नहीं पढ़ा है कि अविवाहित पुत्रियां हैं उनको विशिष्ट लाभ मिलेंगे लेकिन पुत्रों को नहीं, ऐसा तो कहीं भी मैंने तो कहीं नहीं सुना। तो उस आधार पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा है ना,
किसी एक और को छोड़ के। तो चौथे को यदि हम डिलीट करते हैं तो आप देखो एक और डी वैसे ही चला जाता है। और एक को अब आपने जैसे देखा था कि फैक्ट है, उस वाले को डिलीट करना है तो एक वाला तो वैसे भी हो गया। अपने पास है 2 और 3। अब यहाँ पर वो ट्रिक फिर आपको थोड़ा सा एक इसलिए नुकसान कर सकती है यदि तीसरे को आप डिलीट करते हो। और यूपीएससी भी ऐसे नहीं है कि ध्यान रखती है देखो, वरना यहाँ पर ऐसे दूसरा है वो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तो वो तो इस यूपीएससी को भी पता है कि यार स्टूडेंट इतना दिमाग लगा लेगा कि हाँ दूसरा तो सही है। तो क्या है कि केवल 3 और 2 और 3 देंगे ना तो वो पकड़ लेगा सीधा इजीली कि हाँ 2 और 3 तो वो सीधा ही कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन देखो इस हिसाब से बनाए हैं, केवल 2 और 2 और 3 इनको रखा है। तो ये वही है 50-50 पे। अब यहाँ पर आपको रिस्क ही लेना है। उस टाइम आप क्या माइंड वर्क करता है, क्या लॉजिक लगता है, वो उस टाइम पर ही डिपेंड करता है। ये चीज हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम। लेकिन ये है कि अपने जो है लॉजिक और उसे 50-50 में आ गए, ये बड़ी बात है। उसके बाद हम आपके रिस्क पे है ना। तो सर कंप्लीट हो गया ये पेपर तो अभी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ। स्कीम के लिए आप सर क्या करते हैं सर? रिविजन क्या? की जो आती है स्कीम्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कौन से क्वेश्चन? स्कीम्स पे योजनाओं पर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ऐसे अलग स्कीम हुई उनसे क्वेश्चन आते हैं ना। आपकी वो वॉइस क्लियर क्यों नहीं आती है एक तो।